दुनिया में बहुत सी सुपर पावर्स गुजरी हैं, लेकिन जो एक मल्टी एथनिक लार्ज स्केल प्रॉपर सुपर पावर थी वो शायद दुनिया में पहली ईरान ही। मतलब हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये जो ईरान वाला खित्ता है ये सरप्राइज देने की इसमें मसला ये है कि हिस्ट्री पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं वो हिस्ट्री से सबक हासिल नहीं करते। ये वॉर ऑफ कारा है अकेली काफ़ी है ईरानियों का, पर्शियंस का एटीट्यूड बताने के लिए इसराइल को और जो इन्वेडर्स हैं उनको। इतने तगड़े रोमन्स जो हैं उनका इलाज ये किया कि क्या ही उसने वॉर टेक्निक्स यूज़ की और कितना ही शानदार तरीके से वो लड़ा होगा उनके साथ। उसने 2 पूरे लीजन्स गिरफ्तार कर लिए और तारीख में पहली दफ़ा कोई रोमन किंग भी गिरफ्तार हुआ। जो दुनिया का पहला फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स था वो पर्शियंस ने दिया था। इट वाज साइरस द ग्रेट। तो ये इजराइली जो आज पर्शियंस पे अटैक कर रहे हैं, ईरानियों के ऊपर दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं और हर हद तक जा रहे हैं, आपको अंदाजा है कि इनका सेकंड टेंपल किसने तामीर किया? रोमन्स ने तबाह किया था। आपको क्या लगता है कि हाउ विल ईरान प्रिवेल? ये लोहे के चने हैं, ना उनसे निगले जाएंगे ना उनसे उगले जाएंगे, और चबाए तो जाएंगे नहीं। दूसरा, उनको तारुफ नहीं है इस टेरेन का। आज ईरान जंग की लपेट में है। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स का दबाव, सख्त मुआशी सैंक्शंस और फौजी कार्रवाइयों के सामने अपनी बका की जंग लड़ता ईरान इतना अहम क्यों है? 2500 साल पहले फारस के साइरस दी ग्रेट ने एक ऐसी सल्तनत कायम की थी जिसमें मुख्तलिफ कौमें, मज़ाहब और सकाफतें एक ही निज़ाम के तहत रहती थी। ये वो तहजीब थी जिसने मजहबी आज़ादी, हुक्मरानी, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रोड नेटवर्क्स जैसे तसव्वुरात को फ़रोग़ दिया। मगर सदियों के इस सफ़र में कामयाबियों, इनकलाब और आलमी साजिशों के तूफ़ानों से टकरा कर ही ये अजीम तहजीब आज का ईरान बनी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम ईरान की तकरीबन 6000 साला तारीख का सफ़र करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक अजीम तहजीब की ये दास्तान आज के ईरान को कैसे तश्कील देती है। अच्छा उस्मान, ये सुपर पावर का कीवर्ड जो है वो बड़ा आजकल इन है। इसका भी शायद जन्म कहते हैं कि ईरान में ही हुआ था। वाकई जी, आजकल सुपर पावर्स का तज़किरा बहुत होता सुपर है। पावर्स ये का ज़माना है। सुपर पावर्स का ज़माना है। ये तय करना कि जी कौन सुपर पावर है और कौन नहीं है, और किस स्केल पे है, कौन जी। किस वजह से सुपर पावर है, और किस तरह पावर का शिफ्ट चल रहा है। ये बड़ी आजकल डिबेट्स में से है एक। दुनिया में बहुत सी सुपर पावर्स गुजरी हैं, लेकिन जो एक मल्टी एथनिक लार्ज स्केल प्रॉपर सुपर पावर थी वो शायद दुनिया में पहली ईरान ही, पर्शिया ही वो सुपर पावर जहाँ पे इस वक्त ईरान है। जहाँ पे इस वक्त बिल्कुल ईरान है। और मौजूदा तुर्की का खासा बड़ा हिस्सा, इराक, कुछ हिस्सा सीरिया का, तो ये पर्शिया जो है ये स्टेट के तौर पे एक बहुत बड़ी रियासत भी बिल्कुल रही है किसी ज़माने में, साइरस के ज़माने में, और उससे पहले भी। मैं ना आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात जो है उससे जी जी। आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मैं। आपने आयरलैंड का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल। आपको पता है आयरलैंड का मतलब क्या है? मुझे थोड़ा सा अंदाजा है मेरा ख्याल, लेकिन सुनने वालों को। ईरानियों की ज़मीन। इट्स इर्न बेसिकली, जी जी। जिसको अंग्रेज़ी में फिर आयरलैंड का नाम दिया गया। तो ईरानी, पर्शियंस, पार्थियंस, ससानी जो है, सेसनियंस, मुख्तलिफ नामों से आप दुनिया में आज भी इन कौमों को फैले हुए देखते हैं। पर्शियंस जो हैं, जो मौजूदा ईरान है या मौजूदा ईरानी जो नस्ल है, ये एक आज का ईरान, इसको बल्कि इस तरह कहना चाहिए कि ये जो आज का ईरान है ये कोई नेशन स्टेट नहीं है। सही ये एक सिविलाइजेशन का नाम है बेसिकली। सही। और जब ईरान की अहमियत या आज के ईरान की इम्पोर्टेंस और ये जो आजकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं, ख़ासतौर पे ईरान के साथ जो वॉर का सीन ऑन है पूरा, अमेरिका और इजराइल तो उतरे ही, अब यूरोप भी पूरा जो है वो अपने पर तोल रहा है इस सारे मामले में। तो वो ये भूल जाते हैं कि वो एक 46-47 साल से पाबंदियों में जकड़े हुए एक मुल्क जी जी। को अटैक नहीं कर रहे हैं, वो एक सिविलाइजेशन को अटैक कर रहे हैं। जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं obviously। जड़ें मजबूत हैं, उसका एक उस कौम का, उस खित्ते का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के माशरे का एक एटीट्यूड बन जाता है जी विद हाँ। द पीरियड ऑफ टाइम। सो ईरान जो है वो, या पर्शिया या पर्शियन लोग जो हैं, वो कोई नेशन स्टेट या किसी एक उसको डिफाइन करना था। दुनिया में और भी नेशन स्टेट्स हैं और भी है, लेकिन एक ही जगह पे रहते, एक ही तहजीब और एक ही मुआशरत के साथ मूव करना, उसमें मज़हब भी तब्दील हुए। ज़रतश्त जी हाँ। को पूजने से, ज़रतश्त को फॉलो करने से
इस्लाम में कन्वर्ट होने तक, उसमें सुन्नी इस्लाम, शिया इस्लाम की वो तफरीक नहीं है, लेकिन इस्लाम उसमें मज़हब भी चेंज हुए, उसमें रूलर्स भी चेंज हुए, उसमें मंगोल भी आए, उसमें तुर्क भी आए, लेकिन जो आया ईरान ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, ईरान ने उसे अपना सा बना लिया, अपना लिबास, बल्कि यूं अपनी कहना चाहिए ज़ुबान। कि ईरान ने नहीं बल्कि उन लोगों ने ईरान को अब्जॉर्ब किया और वो ईरान के रंग में रंग गए। ईरान के रंग में रंग है तो फिर ईरान ने एब्जॉर्ब कर लिया ना उन्हें अपने अंदर, अच्छा चलें समो ऐसे लिया। कह लें, ऐसे कह लें। वो मैं उसको लार्जर स्केल पे देखता हूँ पर्शिया सही। को। ये बात आपकी ठीक है कि जी उन्होंने ईरान को अपने ऊपर रंग ओढ़ लिया, लेकिन ईरान या पर्शिया या उस कल्चर, उस सोसाइटी, उस खित्ते, उस मुआशरत में कुछ ऐसा था, हम्म, कोई इतना उसकी स्ट्रेंथ, उसकी उसकी गहराई, उसकी रूट्स इतनी मजबूत थी कि सिकंदर आजम आता है तो वो भी यहाँ से हुकूमत करने के ढंग सीख के साथ लेके जाता है। बिल्कुल और सही। सिकंदरिया के नाम से एक शहर आबाद होता है तो उसका नाम तब्दील नहीं किया जाता। जब सिकंदर आजम वापस चला जाता है या रोमन्स वहाँ से पसपाई इख्तियार करते हैं तो उसका नाम सिकंदरिया ही रहने देते हैं वो। बिल्कुल सही। तो जो सुपर पावर की बात है ना, जी सुपर हाँ, पावर बनने के लिए सिर्फ मिलिट्री माइट नहीं चाहिए होता। सही। सुपर पावर बनने के लिए हिस्ट्री, डेप्थ, एटीट्यूड, कल्चर, वो सब कुछ मिल के बनाता है। सही। एम्पायर्स ऐसे ही नहीं बनती। पहले किसी खित्ते, किसी मुल्क, किसी स्टेट का एम्पायर बनना ज़रूरी है जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मूव कर सके। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई मुल्क जो है वो किसी और मुल्क के साथ ट्रेड किए बगैर मूव नहीं कर सकता तो वो कैसी एम्पायर? अगर किसी को अपनी पूरी खुराक पैदा नहीं कर सकता तो वो कैसी एम्पायर? अपने लिए, अपने लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ें बेसिक पूरी नहीं कर सकता तो वो कैसी एम्पायर? तो अब आप ज़रा दुनिया पे नज़र दौड़ाएं कि पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है जो 100% इंडिपेंडेंटली मूव करता है? बहुत थोड़े ममालिक ऐसे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ईरान इज़ वन ऑफ दैम। उनकी सारी डेवलपमेंट आज भी वो इंडिजिनस है। इंडिजिनस है, बिल्कुल ठीक बात। वो खुराक अपने लिए खुद पैदा करते हैं, वो उनके वाटर रिजर्वायर्स उनके लिए अपने लिए काफ़ी हैं, वो ऑपरेट इस तरह करते हैं कि वो सिंगल यूनिट के तौर पे मूव कर सकते हैं। तो वो जो बात है ना, सुपर पावर होने के लिए सिर्फ आपके पास ज़्यादा असलहा होना, ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके लिए एक एटीट्यूड होना, उसके लिए आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट। और हम देख रहे हैं जैसे ये हालात जंग के जी आगे हाँ, बढ़ रहे हैं तो उसका वो फ़र्क वाज़ेह होना शुरू हो गया। बिल्कुल प्रोफेसर ऐसे ही वो। जियांग भी यही बात करते हैं ना जी अपनी हाँ, गुफ्तगू में, बहुत सारे जो प्रेडिक्शंस जिनकी बड़ी मशहूर हुई हैं, जी, जी, वो जो प्रेडिक्टेबल हिस्ट्री के नाम से जिनका चैनल है, वो यही बात करते हैं कि ये जैसे जैसे आप इस कॉन्फ्लिक्ट में उतरते जाएंगे आपको अंदाजा होना शुरू होगा कि डेप्थ, ये यूएसए, ये इसराइल, ये जो रियासतें हैं यूरोप की, इनकी डेप्थ कैसी, वो जो हमारा केस है जो जी हमेशा हाँ, हम बात करते हैं, बिल्कुल। तो वो डेप्थ यहाँ पे नजर आना चाहिए। तो वो डेप्थ पर्शिया में, ईरान में, इनमें वो बहुत ज़्यादा है। 6000 साल की एक सॉलिड तहजीब, उसके बाद जो है वो सिर्फ 2500 साल पीछे जाएं आप, यानी वहाँ पे ये बात करना जो है, हमारे यहाँ तो ये नहीं, हम पाकिस्तान 1947 में बना जी, हमारी उम्र अभी 100 साल भी, 100 बरस भी नहीं। आप इमेजिन करें 6000 बरस, हाँ। एक मुआशरत, एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, मजहब चेंज हुए, जी सब हाँ, कुछ बदलता हुक्मरान रहा, हर चीज़ चेंज हुई है लेकिन उनकी जो कोर थी वो वो इंटैक्ट रही है। इंटैक्ट रही। और कोर इंटैक्ट रखने के लिए आप देखें क्या उसका सबूत है, लैंग्वेज। इवन दो 1979 का जो इनकलाब ईरान है, उससे पहले की जो शायरी है, जो नसर है, जो नज़्म है, जो लिटरेचर है, उसमें और बाद के लिटरेचर में आपको फ़र्क नज़र आएगा एक एक थॉट का, लेकिन लैंग्वेज तो वही है, लैंग्वेज वही है, बिल्कुल ऐसे। ग्रामर भी वही है, लिबास भी वैसा ही है। बल्कि ये तो आज की बात है, शायद हाफिज़ की लैंग्वेज भी तो वही है जो अभी तक जी, चल रही मैं है। यही कहना चाह रहा था कि आपको इतना सा फ़र्क ज़रूर महसूस होगा, लेकिन 6000 साल में लैंग्वेज नहीं हिली अपनी जगह से। बिल्कुल ठीक। और वो लैंग्वेज जिसने इम्पैक्ट किया फिर मुस्लिम रियासतों तक को, उर्दू को, पूरे सब कॉन्टिनेंट को, पर्शियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रही है ऑफिशियल एक लंबा लैंग्वेज, कोर्ट अरसा। की लैंग्वेज रही है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो इस तरह की मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी, एक तहजीब, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, तो उनको भाई वो सुपर पावर की डेफिनेशन बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि रोमन्स, अब देखें सुपर पावर्स, अगर उस वक्त रोम को सुपर पावर माना जाए तो रोमन्स ने कितना एरिया कवर किया, किस किस इलाके में जाके कहाँ कहाँ कब्जा किया, कहाँ कहाँ और किस तरह किया, उस एटीट्यूड पे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। कि अगर साइरस निकलता है तो वो इलाके फतह करने के बाद क्या करता है, वो वहाँ की क़यादत को कत्ल नहीं करता, वो जो बादशाह कैप्चर करता है उसको कहता है कि अब ये प्रोविंस है, इसके तुम गवर्नर हो। अच्छा, मैं इसी तरफ आने लगा था कि जो आपने जो बात की उससे मैं जो एक चीज़ अखज़ कर पाया हूँ वो ये है कि सुपर पावर वो है जो एक लार्ज पॉपुलेशन को, दुनिया को बैनुल-अक़वामी तौर पे वो इम्पैक्ट करे। ठीक है? वो लोग उससे असरअंदाज़ हों, तो वो सुपर पावर है।
जी तो ये जो है ना जवाद, सुपर पावर की डेफिनेशन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है आप किस तरह देख रहे हैं, मैं किस तरह देख रहा हूँ, लोग और कोई किस तरह उसको देखता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे नज़दीक सिर्फ मिलिट्री माइट होना या जी मैं जंगी तौर पे बहुत मजबूत मैं हूँ। आपकी वो बात बिल्कुल समझ गया हूँ। मेरा जो सवाल था जी वो ये था कि जो पर्शिया जिसको हम सुपर पावर, पहली सुपर पावर कह रहे हैं, उसने दुनिया को कैसे-कैसे इम्पैक्ट किया? उसने दुनिया को क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो दी, जिसकी वजह से हम उसे सुपर पावर कह सकते हैं? अच्छा, आपने कहा जी दुनिया को ईरान ने, फारस ने, पर्शिया ने क्या दिया, क्या-क्या चीज़ें दी, जी अब हाँ, उन पे हम बात कर रहे हैं। तो तर्ज़ हुकूमत जो है, उनके बनाए हुए सिस्टम्स जो हैं, उनसे ना सिर्फ यूनान मुतासिर हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की, सही। रोम मुतासिर हुआ। ख़ास तौर पे जब मुसलमानों ने, जो मुसलमानों का गोल्डन एरा है, जी हाँ, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर सेंड किए, एक जो है वो रोमन एम्पायर थी। रोमन एम्पायर का जो एज था उसकी तरफ, और दूसरा पर्शियन एम्पायर का एज, और दोनों तरफ से फतूहात के ज़रिए वो ज़मीन शामिल होना शुरू हुई उसके अंदर। तो अरब जो है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के आने से पहले, दीन इस्लाम के आने से पहले तो कभी भी एक जगह एक बैनर के नीचे इकट्ठे नहीं हुए थे। हाँ, उन्होंने वो तो तो इतनी बड़ी हुकूमत कभी देखी नहीं, देखी नहीं। की नहीं। तो वो तो सरदारों की शक्ल में, कबीलों की शक्ल में जी बसते थे हाँ, और ऑपरेट करते थे जी, अपने उस सहरा में। लेकिन जब ये फतूहात इस्लाम के झंडे के तले सब जमा हुए और एक तरफ से रोमन एम्पायर के हिस्से जो हैं वो इस्लामी रियासत में शामिल होने शुरू हुए, दूसरी तरफ से पर्शियन यानी ईरानी जो रियासत के हिस्से थे वो इस्लामी रियासत के अंदर शामिल होने शुरू हुए, तो अब उनको ऑपरेट भी तो करना है। हुँ, तो वो ऑपरेट करने का निज़ाम जो है, हमारे पास उस वक्त मुसलमानों के पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो पर्शियन सिस्टम्स को अडॉप्ट करें सही, या रोमन्स को अडॉप्ट करें। बिल्कुल तो सही। उस वक्त पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रोमन्स के बने हुए ऑपरेट किए मुसलमानों ने। ना सिर्फ यूनानियों ने अडॉप्ट की, रोमन्स ने अडॉप्ट की, मुसलमानों ने अडॉप्ट की। तो जब आपका कल्चर रिच होता है, जब आप एक्सेप्टिंग होते हैं नए आइडियाज़ को लेकर के, हुँ, और आप जो है वो होलिस्टिक उसके तौर पे एक उसे क्या कहना चाहिए कि जी मल्टी कल्चरल, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज़ को फ्लरिश करने का मौका देते हैं, जो कि बाद में आके इस्लाम ने कंसोलिडेट किया। सही, तो ईरान तो उससे बहुत पहले ये चीज़ और अंदाज में प्रेजेंट कर रहा था। बिल्कुल सही। इस्लाम ने तो उसका लाहे-अमल आके वाज़े वाज़े कर दिया। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सिस्टम्स दिए, उसके बाद जो नॉलेज की ट्रांसमिशन थी, हुँ, वो दी। जो मुसलमानों का गोल्डन एरा था, ना सिर्फ उसमें बल्कि उससे बहुत पहले से बहुत सी, सही। चलिए मैं आपको एक मज़ेदार वाक़या बताता हूँ कि एटीट्यूड जो है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे ज़ाहिर करते हैं। जी, जी। मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार वाक़या बताता हूँ। जी, जी। शाहपुर नामी एक पर्शियन किंग है, जो 260 एडी में एक सीरियन रोमन यानी सीरियन बाय नेशनैलिटी, ब्लड लाइन से सीरियन, और रोमन एक एम्परर जो है उसके साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में वो शुरू होता है सिलसिला हुँ, झड़पों का, और सही। लेटर ऑन जो है वो गॉर्डियन द थर्ड के साथ शाहपुर द फर्स्ट जो है इनकी आपस में लड़ाई होती है, लड़ाई मुठभेड़ होती है, हो जंग जाती है। होती है। सही, मुठभेड़ नहीं होती, बाकायदा एक जंग होती है। सही। और उस जंग में शाहपुर इतनी बुरी तरह शिकस्त देता है हुँ, गॉर्डियन को कि वो मारा जाता है, वो सरेंडर करते हैं, और सरेंडर करने के बाद, रोमन सरेंडर करने के बाद ये कमिट करते हैं कि हम एनुअली आपको इतना लमसम गोल्ड जो है वो दिया करेंगे, सही। सालाना उसके तौर पे, उसे क्या कहना चाहिए, टैक्स के तौर पे या किसी भी ठीक है। फॉर्म में, बस हम आपसे लड़ नहीं सकते। आप अंदाज़ा लगाएं कि रोमन एम्पायर जो माइट था उसको शाहपुर ने ऐसी उनकी पिटाई लगाई कि अच्छा। वो न सिर्फ अपना एम्परर जो है वो उनका मारा गया, और वो इतनी बुरी शिकस्त कि उसमें उन्होंने कमिट कर लिया कि हमारे साथ कुछ साल ये सिलसिला चला। हुँ, उसके बाद उन्होंने वो कौन चाहता है कि जी अपनी हार्ड अर्न्ड मनी जो है वो दे, और हाँ जी। रोमन्स तो फिर आपको पता है उनका एटीट्यूड किस तरह का, हाँ जी, हाँ वो जी। एक प्राइड और वो सारा। उन्होंने कहा हम नहीं देते। उन्होंने कहा आप नहीं देते। तो शाहपुर ने कहा कि भाई क्यों नहीं देते, आए आप, अगर फिर नहीं आगे देते तो फिर लड़ाई है। तो 260 ईस्वी में वो लड़ाई होती है, विलेरियन, और शाहपुर। तारीख में पहली दफा 2 इंटैक्ट लीजन्स, पूरे एक लीजन के अंदर 5000 हैवी कैवलरी फौजी होते थे, ठीक है। पूरे ज़रा बख्तर और स्टील शील्ड्स और टेस्टिडोज बनाने की कैपेसिटी और वो सारा। ठीक है। और वो रोमन जो हैं वो सारे फौजी इंजीनियर्स भी होते थे, उनकी ट्रेनिंग अच्छा। हुई होती थी ब्रिजेस तामीर करने की। जिस इलाके में जाना है वो वहाँ जाके हुँ,
वो सिर्फ फतह नहीं करते थे उसको, कत्लो गारत नहीं करते थे सिर्फ, या लूट मार नहीं सिर्फ करते थे, उसके बाद वहाँ पे वो अपनी तर्ज तामीर से जो चीज़ बनाना चाहें वो उस अपने आराम के लिए वो सारी चीज़ें भी प्रोसेस करते बिल्कुल थे। सही। तो 2 पूरे के पूरे लीजन गिरफ्तार कर लिए थे शाहपुर ने। अच्छा। इतने तगड़े रोमन्स जो हैं उनका इलाज ये किया कि क्या ही उसने वॉर टेक्निक्स यूज़ की और कितना ही शानदार तरीके से वो लड़ा होगा उनके साथ। उसने 2 पूरे लीजन्स गिरफ्तार कर लिए और तारीख में पहली दफ़ा कोई रोमन किंग भी गिरफ्तार हुआ। वलेरियन वाज कैप्चर्ड। अच्छा, अब आप देखें कि किसी पहला बात मारा गया जिसके साथ वो पहले जंग गार्डियन हुई। तो खैर वो मरने मराने का सिलसिला तो जारी था, लेकिन ये पहला जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल सही। आप इमेजिन करें कि वो जो जी निज़ाम या उसकी डेप्थ जो है वो किसी को कैसे जाहिर करती है कि कोई कितना जो है वो। इससे पहले और भी वाक़यात हैं जिनमें इनके आपस में 500-600 साल तकरीबन दोनों रियासतें आपस में लड़ती झगड़ती रही हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या क्यों है, ये आपको बताएगा कि वो किस तरह सोचते थे। तो शाहपुर द फर्स्ट ने जब उनको गिरफ्तार किया तो अब उसे पता है कि ये सब इंजीनियरिंग की कैपेसिटी रखते हैं। 10,000 बंदा तकरीबन गिरफ्तार हो गया है और बादशाह सलामत भी साथ पकड़े गए हैं और वो ले गया उनको। उसने जाके उनसे कहा, वो उनको मजदूरी पे लगा सकता था, वो उन्हें कत्ल कर सकता था, वो उनको वापस रोम को बेच सकता था। नहीं 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 नहीं, मुझे आप लोग चाहिए। तो वो शाहपुर उनसे कहता है कि जी मुझे 2 शहर तामीर करके दें, एक बीशापुर और एक गंदीशापुर। ठीक है। वो 2 शहर तामीर करते हैं। अब आप शहर देखेंगे क्या, गंदीशापुर को शाहपुर अपना कैपिटल डिक्लेयर करता है। इतना अच्छा बड़ा शहर उनसे तामीर करवाता है। और जो मज़ेदार बात है ना जवाद साहब, जो आपको बताएगी कि पर्शियंस जो हैं वो कैसे लोग थे, वो बात ये है कि वो एक शहर गंदीशापुर तामीर किया गया। उस शहर के अंदर एक मार्केट प्लेस होगी, लोगों के रहने की जगह होंगी, क्वार्टर्स होंगे, बैरक्स होंगी, बादशाह का महल होगा, सरकारी दफातर होंगे। ये सारे का सारा शहर का जो मैप है ना, इसे एक मिनिएचर सिटी के तौर पे उसके बिल्कुल साथ तामीर किया गया। अच्छा। एक और छोटा वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर गंदीशापुर जैसा एक और शहर उसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट तैयार किया गया, या उसके अंदर या उसके बिल्कुल साथ। सही। और जब वो सब मुकम्मल हो गया तो शाहपुर ने वलेरियन को बुलाया, उसको उस छोटे महल में लेके गया जो मिनिएचर महल था, और उसे कहा कि ये तुम्हारा घर है, तुम इसमें रहोगे, और ये जो तुम्हारे फौजी हैं ये इस शहर के, इस छोटे वाले शहर के ये शहरी हैं। सही। यानी आप इमेजिन करें क्रिएटिविटी, या आप उसके अंदर डेप्थ का अंदाज़ा लगाएं ज़र्फ़ की, कि उसने अपने लिए जो शहर बनवाया उस जैसा एक छोटा शहर मिनिएचर अपने दुश्मन कैप्चर्ड किंग के लिए भी बनवाया। और उसको ना सिर्फ, अच्छा उसमें जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जी इंसल्ट करने के लिए उसने ऐसे किया। अगर इंसल्ट करने के लिए भी किया तो भी इट वाज वेरी क्रिएटिव। ऑब्वियसली क्रिएटिव तो ये है। हाँ, अगर इंसल्ट करने के लिए भी किया, एक सबक वो सिखाने के लिए भी किया, तो भी इट वाज वेरी क्रिएटिव। बट इमेजिन ना कि जी कितना है एक बंदे को, आप क्रिएटिव होना इस तरह वो नहीं है। क्रिएटिव लोग उस जमाने में तो सिर्फ क्रिएटिव हुआ जाता था कि इसको मारना कैसे है। हाँ। इसको खौलते हुए पानी में डाल के मारा जाए, इसकी इसको खाल दरख्त से उतार दी लटका जाए। के मारा जाए, इसे घोड़ों से बांध के खींचा जाए दोनों तरफ से, इसकी मतलब बारबैरिक वो थी अप्रोचेस। और वो क्या सोच रहे हैं, नहीं एक शहर तामीर करो, वो मेरा कैपिटल होगा, उसके साथ एक छोटा शहर बनाओ बिल्कुल उस जैसा, जहां महल है वहां महल हो, जहां मार्केट है वहां मार्केट हो, जहां दफातर है वहां दफातर हो, और उसमें तुम रहोगे अपने शहरियों के साथ। और बाकी की जंगों में उसके बाद भी कोई रोमन जो कैप्चर होते थे उनको उसी शहर में रखा जाता था। सही। So, बिल्कुल सही। तो पॉइंट इज कि जब आप इतने आप इस तरह की रोशन तारीख रखते हो, तो आप फिर जो है वो आपके मिजाज में एक खास तरह का ठहराव और एक खास तरह की डेप्थ नजर आती है। बिल्कुल ऐसे। कहा जाता है कि जी कोड ऑफ हम्मुराबी जो है वो पहला मेसोपोटामिया के अंदर जो था इंसानी हुकूक का, वो उतना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं था। जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट इसके हवाले से जो दुनिया का पहला फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स था, जी जी, वो पर्शियंस ने दिया था। इट वाज साइरस द ग्रेट। बिल्कुल ठीक है। ही वाज द वन जिसने पहला, और उसने जिस मुआशरे की तामीर की, आप अंदाजा करें कि वो क्या, कि जिस इलाके को फतह किया उसका बादशाह वहां का गवर्नर, बिल्कुल सही, और उसके अंडर ऑपरेट करता है, उसको कहा तुम इंडिपेंडेंट। जुबान तक बदलने के लिए नहीं कहा, मजहब बदलने के लिए नहीं कहा, लिबास बदलने के लिए नहीं कहा। जिसने कहा हम बदलें उसको खुद रोका, नहीं 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 नहीं, आपने ये नहीं करना, हम चाहते हैं। तो आप बताएं ना कि मल्टी डायमेंशनल वो सुपर पावर थी, वो मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस, दैट वाज द थिंग। तो वो कितना, यहाँ पे तो
रियासतों की उम्रों में 100 साल 200 साल 400 साल तो मान ही नहीं रखते। हम्म, तो हम अंदाजा लगाना कि कितनी डेप्थ होगी जो इस तरह सोच रहे थे। ये इजराइली जो आज अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे हमले कर हाँ रहे जी, हैं हाँ और वो कह रहे हैं कि जी ईरान एक ख़तरनाक मुल्क है, ये शायद भूल जाते हैं कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ फर्स्ट टेम्पल नबुकट नज़र ने, जिसे बख्त नसर भी कहा जाता है, उसने जी, तबाह बर्बाद करके ख़त्म कर दिया था मुकम्मल तौर पे। तो इट वाज साइरस द ग्रेट, पर्शियन किंग था, जिसने जब बेबीलोन फतह हुआ और ये पूरा इलाका उसके सल्तनत का हिस्सा बना, तो उसने कहा कि जी हम मल्टी रिलीजन, तमाम तरह के मज़ाहिब जो हैं उनको रहने की इजाज़त देते हैं, ना सिर्फ रहने की इजाज़त देते हैं और मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त देते हैं, बल्कि अगर आपकी मजहबी इबादत गाहें जो हैं, अगर आपकी मजहबी इबादत गाहें जो हैं वो तामीर होनी है या उनकी मुरम्मत होनी है या उनकी केयर करनी है, तो वो भी स्टेट देगी। वो भी स्टेट उसकी जिम्मेदारी उठाएगी, स्टेट उसके लिए फंड्स देगी। सही। तो इनका टेम्पल जो है वो तो नबुकड नज़र ने तबाह कर दिया था। तो हम्म, ये साइरस के पास पेश हुए यहूदी अच्छा, कि जी हमारा टेम्पल जो है वो उन्होंने बर्बाद कर दिया था, तो हमें टेम्पल आपने कहा है आप तामीर करेंगे, हेल्प करेंगे, तो तो अब हमें हमें तामीर तामीर करके दें। करके दें। तो उन्होंने कहा हाँ लाओ भाई, क्या आप लोगों ने तामीर करना है, हम करेंगे। तो ये जो ओरिजिनल टेम्पल के मैप या उसके जो जो निशानदेही थी उससे कई गुना बड़ा नक्शा या उस जमाने के मुताबिक जो भी उसकी डिपिक्शन थी वो लेके चले गए, जिसको देख के बाकायदा तौर पे साइरस ने कहा कि ये तबाह किया उसने, तो इसका तो नामो निशान भी नहीं रहा अब। तो ये तो एक माउंटेन है पूरा ह्यूमन मेड। उन्होंने कहा जी बस यही है। अब वो बीच में तो डंडी अपनी मार रहे थे रिवायती जो वो करते हैं, कि उन्होंने जो असल साइज था उससे बड़े साइज का एक टेम्पल जो है वो उसका नक्शा दिया। सही। तो साइरस ने बाकायदा अपने ब्यूरोक्रेट्स को रवाना किया। उसने कहा अच्छा अगर ये बनाना है तो उसके लिए दुनिया में तो फिर एक ही लोग हैं जो इतने बड़े इंजीनियर्स हैं। तो उसने इजिप्ट में अपने इन ब्यूरोक्रेट्स में से अपनी एक टीम को रवाना किया, जिन्होंने जाके वहाँ से उन लोगों को एंगेज किया। सही। फंड्स सरकार ने दिए, जिसकी मुखालफत भी की गई विद इन ठीक है। द गवर्नमेंट, और ह्यूज फंड्स के साथ इजिप्शियन जो पिरामिड्स बनाने का तजर्बा रखने वाले इस तरह के इंजीनियर्स थे, सही, उन्होंने आके सेकंड टेम्पल तामीर किया। और सही। वो सेकंड टेम्पल जिनके साथ आज मिलके ये मुसलमानों के और फ़लस्तीनियों के और ईरानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, क्रिश्चियंस, रोमन्स ने तबाह किया था। सही। और रोमन्स ने सिर्फ तबाह नहीं किया था, एक साइड नोट के तौर पे यहूदियों का यरूशलेम में दाखिला भी बैन था। ये तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब फतह किया तो उन्होंने पहुंच के पूछा कि यरूशलेम में नज़र क्यों यहूदी नहीं कहाँ आते? हैं, वो क्यों नहीं है यहाँ पे। ये उनके लिए भी मुकद्दस जगह है, ये शहर उनके लिए भी उतना मुकद्दस है जितना मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और यहूदियों। उन्होंने कहा जी वो यहूदियों पर तो हमने पाबंदी लगाई हुई है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि नहीं, यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ जो हैं उनको ला के आबाद किया जाए, यहूदी फैमिलीज़ को। बिल्कुल तो सही। पहला, और वो विजिट भी कर सकते हैं, हम्म, वो विजिट भी कर सकते हैं, वो आके रह भी सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये सारी बातें जो हैं वो फिर भूल जाते हैं आज के ज़माने में पहुँच के, जी ये हाँ। कॉन्फ्लिक्ट्स और इस तरह की। तो वापस आते हैं उस नुक्ते पे कि जी इट वाज साइरस द ग्रेट जिसने सेकंड टेम्पल की ना सिर्फ तामीर के लिए फंड्स दिए, अपनी टीम्स के जरिए इंजीनियर्स एंगेज करके दिए, बनवा के दिया वो टेम्पल। मतलब आज के बरक्स उस वक़्त की जो सुपर पावर थी, वो इस्तिबदाद पे नहीं खड़ी थी। वो एग्जैक्टली, वो प्लूरल सोसाइटी की प्लूरल बुनियाद सोसाइटी, ये उसने सिर्फ रखी। जो है वो लाठी के भैंस से रिश्ते वाली कहानी नहीं थी कि जी बिल्कुल चूंकि सही। मेरे पास लाठी है तो भैंस मेरी है, और वो भैंस जो है वो दूध भी मुझे देगी, उसको चारा कोई और डालेगा। हाँ, नहीं, वो चारा डालने का इंतजाम भी करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे आपने बयान किया कि बहुत सारे यकीनन इस जो खित्ता है पर्शिया का, इसने बहुत सारी फतूहात देखी। कभी जो है वो रोमन्स अटैक कर रहे हैं, तो कभी अरब्स अटैक कर रहे हैं, कभी तुर्क सल्तनतें कायम हो रही हैं, कभी मंगोल्स जो हॉर्स बैक पे आ रहे हैं और वो तहस-नहस कर रहे हैं। तो ईरान, ये जो फ़ारस की जो पर्शिया है सारा, इसने अपनी शनाख्त बरकरार फिर कैसे रखी होगी? सबसे पहले तो ये कि ये रिजिड इस मामले में नहीं थे, ये कुछ बुनियादी उसूलों के मामले में रिजिड ज़रूर थे। हुँ, मिसाल के तौर पे मंगोल अगर आए हुँ, तो यहाँ आके वो इसका हिस्सा बन गए। हुँ, उसमें इतनी डेप्थ, उसके अंदर इतनी एक्सेप्टेंस, हुँ, उसके अंदर इतनी खूबसूरती मौजूद थी लोगों के हुँ, अंदर कि दे यूज्ड टू अडैप्ट। हुँ। और देखें मंगोल ही मुगल हैं जो बाद में यहाँ जी, से जी। पर्शिया से उठ के सब जी हाँ। कॉन्टिनेंट में आए और उन्होंने आके यहाँ हुकूमत बनाई। चुगताईज जिनकी हुकूमत यहाँ भी रही, अफ़गानिस्तान में भी रही, जी वो हाँ। भी चगुताईज जो हैं वो मंगोल ही हैं। जी हाँ। वो पर्शिया में आने के बाद कन्वर्ट हुए। तो पर्शिया, ईरान, दिस रीजन, इट ऑलवेज हैड दिस यू नो दिस डेप्थ, दिस ब्यूटी इन देयर रीजन, कि वो वहाँ पे लोग जो आए वो आ गए। वो और उनके होके रह गए।
इस्लाम का तो फ़लसफ़ा थोड़ा मुख्तलिफ था ना। इस्लाम तो था ही इस पे कि जी बुनियादी उसूल जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। निज़ाम जो है वो उसका बुनियाद जो है वो अल्लाह ताला से जुड़ी है, कुरान से जुड़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा से जुड़ी है। बाकी चीज़ें जो हैं वो किसी की ज़ुबान है, किसी का कोई इल्म है, कोई नॉलेज है तो वो उसमें आए। और वही हुआ कि जब ईरानी इस्लाम में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे ये वो ख़ित्ता है जो ईरान और ईरान के साथ जो सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, जी जी जो ईरान के साथ ही लगती थी उस ज़माने में, यहाँ पे ही वो इब्न सीना हो या वो और फिलोसोफर्स हों मुस्लिम, वो यहीं से नॉलेज को फ्लरिश करते रहे, उसे मल्टीप्लाई करते रहे। फिर वो यहाँ से रोम की तरफ, यूरोप की तरफ गया, जिस यूरोप ने उसे लेटर ऑन अडैप्ट करके और फिर 16वीं 17वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते वो कुछ लर्न किया उन्होंने। आपने इब्न सीना की बात की, इब्न सीना भी तो पर्शियन ही था। हाँ, इब्न सीना पर्शियन था। बिल्कुल सही। और ना सिर्फ इब्न सीना पर्शियन था, और बेतहाशा ऐसे फिलोसोफर्स हैं। वो फिर बात जो है वो एक और जो यहाँ जी, के जी। नॉलेज पे उस तरफ निकल जाएगी। कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके आप खुले दिमाग के साथ, खुले दिल के साथ, तंग नज़री के साथ नहीं कि नहीं जी चूँकि मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। वो जो हमने पिछली अपनी एक नशिस्त में बात की थी कि जी कोलंबस भटकते भटकाते अगर अमेरिका पहुँच गया तो वहाँ के लोगों को तो हथियार उठाना भी नहीं आता था, तो तलवार निकाल ली कि जी वो हम इन पे हुकूमत करेंगे। और फिर एक पूरी वो सोसाइटी बिल्ड कर दी कॉलोनियल, और उसके अंदर जो है वो स्लेवरी को लीगलाइज तरीके से और मैक्सिमम आउटपुट लेना, और ये नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल सही। इन रियासतों में या इस तरह की जो तारीख में मिलती हैं हमें रोशन पॉलिटिकली रिच रियासतें, वहाँ पे ये कल्चर ऐसे नहीं था। वो अडेप्ट करते थे, वो सबको जीने का हक देते थे, हर ज़ुबान को, हर कल्चर को, हर मज़हब को, हर तबके को। सही। आपको मैं एक जो है वो आपने वॉर्स का तज़किरा किया, फतूहात का ज़िक्र किया, तो बैटल ऑफ काराहाय जो है, जी, जी। काराहाय की जो वॉर है वो बड़ी ही मशहूर है तारीख़ में। अराउंड 53 बीसी सही। जो है वो उसका क़ब्ल मसीह में को 53 साल पहले रोमन्स ने अटैक किया। तो वो अब देखें इसमें भी आज के अंदर वो जो हमारा बुनियादी नुक्ता है कि जी हिस्ट्री जो हमें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, वो सारी दुरुस्त नहीं होती। कुछ 40,000 के करीब रोमन ट्रेंड लीजन्स जो पूरे टेस्टिडोज और ह्यूज ह्यूमन साइज शील्ड्स और उनके साथ मूव करते थे। वो आपने देखी होंगी फिल्मों में, वो दिखाते हैं एक बड़ी कद्दे आदम एक शील्ड होती है, ज़िरा पहने हुए बंदे हैं, वो शील्ड्स आपस में लॉक हो जाती हैं, इंटरलॉकिंग। उन शील्ड्स के साथ उन्होंने अटैक किया। और आज अगर आप विकीपीडिया पे अदरवाइज चेक करें तो वो ये कहते हैं कि जो 10,000 के करीब लोग थे जिन्होंने 10,000 पर्शियन फौजी थे जिन्होंने उनको डिफेंड करने के लिए जो सामने आए। असल नंबर जो है वो 10,000 नहीं है। सही। असल नंबर जो बनता है इन टोटल वो 3,000 बनता है। अच्छा। आप देखें, इमेजिन करें कि 40,000 की फौज, रोमन माइट और मिलिट्री, और उसके साथ 40,000 वर्सेस 3,000 वर्सेस 3,000 नहीं, शुरू में 2,000 वो आते हैं। जब वो रोम से पर्शियन टेरिटरी में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा सामना करने के लिए कोई नहीं है, तो जो लश्कर छोटा सा सामने आया वो 2,000 घुड़सवार हैं। अच्छा। लाइटली आर्मर्ड। और ये उन्होंने, यानी वो हंस रहे होंगे ना उस मंजर को देख के कि यार ये इस रोमन वॉर मशीन को ये 2,000 लोग रोकेंगे, जो आज भी जिस गलतफहमी के तहत अटैक किया जा रहा है ईरान को कि ये क्या कर लेंगे। आप देखें वो 2,000 हॉर्समैन जो हैं, राइडर्स, वो उनका सामना करते हैं और उनके पास वो सब तीरंदाज हैं। तो रोमन्स जो हैं वो हंसने शुरू हो गए कि ये हमें तीरों से रोकेंगे। सही। इस इतनी बड़ी वॉर मशीन और इस इतने बड़े इंजन को, पावर के, ये रोकेंगे। तो उन्होंने फॉर्मेशन ली और तीर बरसाने शुरू किए। तो उनकी शील्ड्स जो थी ना रोमन्स की, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड इंटरलॉकिंग थी, एक दूसरे से जुड़ जाती थी। और वो पूरा जो है वो चारों तरफ से उसको वो बंद कर लेते थे। आपने मूवीज में देखा होगा, हरकुलिस में और इस तरह वो दिखाया उन्होंने इंटरलॉकिंग शील्ड्स, और वो शील्ड्स को ऊपर भी कवर कर लेते थे। वो टेस्टिडोज उन्हें कहते थे, वो कवर्ड एक स्टील का वो एक डोम सा बन जाता था। आप देखें कि वो उसके अंदर बंद है। पर्शियंस जो हैं वो उनके ऊपर तीर बरसा रहे हैं, और वो अंदर क्या सोच रहे होंगे। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये जो ढाल पे आके, शील्ड पे आके एरो लगता है, इसकी आवाज़ हमें इरिटेट कर रही है। हाँ, टिन टिन टक टक की आवाज़ें जो आ रही हैं, यानी उनके लिए, और वो हंस रहे थे। सही। और फिर थोड़ी देर में जो है वो तीरंदाज, उन्होंने जितनी भी उनकी फॉर्मेशन का टाइम रहा होगा उन्होंने वो रखा, और वो ये सोच रहे कि कितनी एक देर तक ये जारी रख सकते हैं सिलसिला। उन्होंने अपनी फॉर्मेशन ब्रेक की एंड दे स्टार्टेड गोइंग बैक। नहीं, गोइंग बैक। पर्शियन फौजी जो हैं उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। अब जब घोड़े पे हैं आप
तो आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, तो घोड़े का मुंह उस तरफ को करके ही मैं जाऊंगा ना, मूव जी करूंगा, बिल्कुल। घोड़ा तो पीछे को नहीं जाएगा। जी। तो उन्होंने जब पीछे को मूव करना शुरू किया तो रोमन्स ने चार्ज करना शुरू किया उनके ऊपर। सही। अब वो अपनी इंटरलॉकिंग शील्ड्स उन्होंने खोली और उनकी तरफ रश किया, एंड दे सॉ समथिंग वेरी न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सही। वॉर हिस्ट्री में उन्होंने पहली दफा एक नई चीज बिल्कुल अजीबोगरीब देखी, वो ये कि चलते हुए घोड़े पे, भागते हुए घोड़े पे जो राइडर है, सवार जो है, वो जंप करता है और घूम के पीछे को मुंह करके बैठ जाता है। सही। सही। घोड़ा उधर को भाग रहा है और उस आगे को रुख करके बैठ गया। वो यानी आप अंदाजा लगाएं कि पर्शियंस उस वक्त 53 कबले मसीह में भी वो इतने एडवांस्ड और ट्रेनिंग और उनकी स्ट्रेटजीज इतनी स्ट्रांग थी, वो घोड़े की पीठ पे उन्होंने घूम के पीछे को भागते हुए रोमन फौजियों के ऊपर तीर बरसाने शुरू किए और लाशों की लाशें गिरनी शुरू हो गई। सही। और फिर रोमन्स ने अंदाजा लगाया कि इनके पास तीर खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। हम्म। फिर उन्होंने एक और मंजर देखा कि जिरा में मलबूस 1000 ऊंट जो है वो शामिल होता है पीछे से। अच्छा। ट्रेंड ऊंट है और हर ऊंट के ऊपर जो है वो एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 10,000 एरोज, 10,000 तीर जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में लगे हुए हैं। और वो सही। घुड़सवार जो है वो मूव करते हैं, उस ऊंट से वो एरो लेते हैं। अब एरो तीरों का वर्चुअली ना खत्म होने वाला सिलसिला उनके पास है। हम्म। और वो 2000 बंदा जो लॉजिस्टिकल स्पोर्ट का एक नॉवल आइडिया नॉवल था। आइडिया उन्होंने कि ऊंटों को किस तरह इस्तेमाल करना है हमने इस पहाड़ी कम सहराई इलाके के अंदर। सही। और फिर उन्होंने इसी तरह उनको काटते मारते अब घुड़सवारों को वो पकड़ने के लिए वो लाइट थे, उनके घोड़े तेज भागते थे, हम्म। ये हैवीली आर्मर्ड थे। हम्म। इनके घोड़ों को मूव करना, और वो तीर बरसा रहे हैं। हम्म। और इनके लिए जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि ये ब्लॉक्स में रुक रुक के उन पे अटैक करें। हम्म। फिर कुछ वक्त के बाद जब ये सिलसिला जंग का जारी रहा, तो कुछ 2 दिन 4 दिन, तो सिर्फ 1000 और ताज़ा दम फौजी शामिल हुआ उस दस्ते के अंदर जो हैवीली आर्मर्ड थे। रोमन्स ने हिस्ट्री में पहली दफा कैटाफ्रैक्ट्स की शक्ल देखी। कैटाफ्रैक्ट घोड़े को जब जिरा में मलबूस घोड़ा जिरा बख्तर के अंदर बंद यानी बंदे तो पहनते थे आर्मर स्टील का, घोड़े को पूरे का पूरा स्टील का आर्मर पहनाया हुआ है, उसको ना तीर लग सकता है ना तलवार लग सकती है। तो घोड़ा इस तरह ट्रेंड है कि वो उस वेट के साथ अपने राइडर का वेट भी उठा रहा है और वो मूव कर रहा है। और जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है उसने भी जिरा पहनी हुई है। तो एक प्रैक्टिकल टैंक बिल्कुल सही। जो मूव कर रहा है, सिर्फ 1000 बंदा वो दाखिल होता है। और उस वॉर का नतीजा पता क्या था? 40,000 में से 20,000, जो लोएस्ट एस्टिमेट भी है उसके मुताबिक भी 20,000 फौजी रोमन मारा गया। सही। 10,000 कैप्चर हो गया, 10,000 भाग गया। और इन 3,000 लोगों में से कितने लोग मरे होंगे? आप बताएं। डेटा जो है, जो आप देख लें विकिपीडिया पे या अदरवाइज चेक करें जाके, तो वो कहते हैं कि जी इसका प्रूफ ही कोई नहीं है, पता नहीं है कितने मरे होंगे कितने नहीं मरे होंगे। पहली बात वो जो करते हैं, मुझे गलत बात जो करते हैं वो ये करते हैं कि जी 10,000 थे। वो 10,000 नहीं थे, वो इतने सोफिस्टिकेटेडली ट्रेंड थे कि वो 3,000 लोगों ने 40,000 के लश्कर को तहे तेग कर दिया। और उनमें से जो मरने वालों की मैक्सिमम तादाद हिस्ट्री में मिलती है वो 200 नहीं है। सही। 200 से भी कम लोग पर्शियंस जो मारे गए। सही। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जी मिलिट्री माइट और साइज आर्मी का, और ये ह्यूज हैवीली आर्मर्ड रोमन लीजन्स, और उनका सामना जो है वो लाइटली आर्मर्ड 2000 मतलब घुड़सवार हिस्ट्री करते हमें हैं। ये बताती है कि ये जो ईरान वाला खित्ता है, ये सरप्राइज देने की इसमें मसला ये है कि हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, हाँ जी। और जो पढ़ते हैं वो हिस्ट्री से सबक हासिल नहीं करते। ये वॉर ऑफ कारा है अकेली काफ़ी है ईरानियों का, पर्शियंस का एटीट्यूड बताने के लिए इसराइल को और जो इन्वेडर्स हैं उनको। बिल्कुल ठीक। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, हम तारीख पे बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर, एक और बड़ा डिजास्टर सामने आएगा अगर अमेरिका ने अपनी फौजें ग्राउंड पे उतारी तो। इस खित्ते को ये एक फोर्ट्रेस है इटसेल्फ, तो इतना आसान नहीं होगा इनको बिल्कुल वो सही। करना। वो हम उस पर भी आगे चल के जब हम बात जी बिल्कुल ठीक है, टाइमलाइन के साथ बिल्कुल ठीक चलते हुए है। आएंगे तो बात करेंगे। तो बहरहाल वापस वही नुक्ता वही है कि जंगें भी लड़ी उन्होंने, उन्हें जंगें लड़ने का भी ढंग आता था, उन्हें दिफा का ढंग भी आता था। लेकिन आप कितनी ग्रेस से किसी क्राइसिस को मीट करते हैं, आप लड़ते हैं तो आप ज़र्फ़ का क्या मुजाहरा करते हैं कि जो इलाका फ़तह किया उसके बादशाह को, उसकी फैमिली को मारना नहीं है, उसको कहना है कि हम तुम्हारे पास चॉइस है, या तुम चले जाओ या तुम गवर्नर बन के यहाँ राज करो मेरे अम्ब्रेला के नीचे। दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ पर्शियन किंग्स एम्परर्स। अच्छा, उस्मान साइरस द ग्रेट की बात हो गई, 53 कबल मसीह में बैटल ऑफ काराहाय का आपने जिक्र किया, और 260 ईस्वी में शाहपुर की जो कैंपेन्स हैं, मिलिट्री कैंपेन्स, उनका भी आपने तफसीली जो है वो हमें बयान दे दिया।
इसके बाद फिर हिस्ट्री जो है वो आगे कैसे देखें ये बढ़ती है? 260 एडी में ये कैंपेन्स जो हैं वो शाहपुर ने वो जो जो रोमन्स के रोमन्स के साथ जो साथ। डिसाइसिव वॉर थी जिसका जी, मैंने जी। अभी तज़किरा किया वो 260 ईस्वी में हुई। सही। तो उसके बाद कोई 350-400 साल के बाद इस्लाम जो है वो आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद इस्लाम का ज़हूर होता है और इराक जो है वो हिस्सा था ईरान का उस वक़्त, पर्शिया का। तो सही। वहाँ से इस्लाम जो है वो दाखिल होना शुरू होता है। फिर वो एक पूरी डिटेल है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैंपेन्स और पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 मुख्तलिफ साइड्स पे कैंपेन्स भेजी, वो किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट हुँ, करते हुँ। थे। एक तरफ रोमन फ्रंट था, एक तरफ पर्शियन फ्रंट था और वो कैसर व किस्रा का जो तज़किरा जी, है जी, कि जी जी। वो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन कैंपेन्स को आगे बढ़ाया। कंप्लीट किया, बढ़ाया क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइम पीरियड बड़ा जी हाँ। ब्रीफ था। और फिर उसमें यरूशलेम भी फ़तह होता है, उसमें इराक फ़तह होता है, उसमें सीरिया फ़तह हो जाता है। ये सारे इलाके जो हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता फ़तह होके इस्लामी रियासत का हिस्सा बनने शुरू होते हैं। तो इस्लाम वहाँ से जो है वो पर्शिया के में अंदर आया। दाखिल होता है ठीक और है। फिर सेंट्रल एशियन रियासतें ये ताशकंद, बुखारा जो आज मौजूदा उज़्बेकिस्तान, जी, जी। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ से पूरा वो एरिया कवर करते हुए ईरान जो है वो भी उसका हिस्सा बन जाता है इस्लामी रियासत का। और बिल्कुल ना ठीक। सिर्फ हिस्सा बनता है, फिर वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है इस्लाम की जो गोल्डन एज है उसके अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बनाने में, सही। ब्यूरोक्रेटिकल स्ट्रक्चर्स और जो जो उनकी फाइंडिंग्स थी, जैसे पहले भी अर्ज़ किया मैंने कि अरब जो हैं वो तो कबीलों की शक्ल में जी, जी, बसते थे, बिल्कुल, उस तरह बिल्कुल। कंबाइंड बड़ी एम्पायर्स की शक्ल में मूव नहीं करते थे। तो उसमें सिस्टम्स अडैप्ट किए हुँ, ईरान के बने हुए भी और रोमन्स के भी। ये नहीं है सही, सिर्फ कि इन्हीं के, दोनों तरफ से जो-जो चीज़ें बेहतर इस्लाम को लगी। बेसिकली तो स्ट्रक्चर मौजूद था। सही। इस्लाम ने उसको आके तबाह व बर्बाद नहीं किया, उस सिस्टम को इम्प्रूव किया और जो मुस्लिम फ़िलॉसफ़ी थी, उसके मुताबिक अलाइन किया। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से फिर वो ईरान जो है वो उस गोल्डन टाइम पीरियड का हिस्सा रहा। हमने अभी इब्न सीना का ज़िक्र किया जी है, हाँ। वो पर्शियन था। इसी तरह और बहुत सारे फ़िलॉसफ़र्स जो हैं और ख़ास तौर पे हुआ ये कि एक और रोल जो पर्शिया ने प्ले किया, पर्शियन लैंग्वेज ने। हुँ, हुँ। एक तो मुग़लों के साथ वो लैंग्वेज इस तरफ भी सबकॉन्टिनेंट में भी आ गई थी। सही। यहाँ संस्कृत थी और लोकल ज़ुबानें थीं। पर्शिया जो है वो दरमियान में अरेबिक, इधर संस्कृत और ये वाले जो पंजाबी के डायलेक्ट और ये वाली ये जी हाँ। ज़ुबानें और ऊपर जो ज़ुबानें दूसरी बोली जाती हैं टर्की और उसके साथ, इनके दरमियान में होने की वजह से उसने चारों तरफ से एक ब्रिज का रोल भी प्ले किया कि अगर सही। कोई चीज़ ट्रांसलेट होनी होती थी संस्कृत से, तो वो डायरेक्ट अरबी में या रोमन में नहीं होती थी। वो पहले वो फ़ारसी में हो रही फ़ारसी थी। में होती थी, उसके ऊपर काम करते रहे और ये 1 दिन का 2 दिन का प्रोसेस नहीं था वो। हम हिस्ट्री को हमेशा ये कहते हैं ना कि ये सदियों का प्रोजेक्ट होता है। हुँ, तो हुँ। उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया नॉलेज को ट्रांसफ़ॉर्म करने में। सही। गंदीशापुर की लाइब्रेरी जो है वो शाहपुर के ज़माने में बहुत मशहूर थी, सही। जो लेटर ऑन रोमन ने बर्न कर दी थी। तो वो लाइब्रेरीज़ को बिल्ड करना, कि किताब के कल्चर को प्रमोट करना, किताबें जो हैं वो बाज़ारों में बाकायदा उनकी नुमाइशें लगती थीं। सही। ये सेंट्रल एशियन रियासतों में इस्लामिक गोल्डन एरा में। तो उनमें पर्शियन में, अरेबिक में, इन ज़ुबानों में तो पर्शियन लैंग्वेज का अपना एक बहुत बड़ा बड़ा रोल रहा इस पूरे खित्ते को बिल्कुल निट ठीक। करने में। आज देखें ना बिल्कुल हम ठीक। उर्दू में बहुत सारी जो टर्म्स हैं, वो वो यकीनन हम फ़ारसी की फ़ारसी हैं। की इस्तेमाल करते हैं हम। जी हाँ। तो वो एक टाइम पीरियड। फिर जो मौजूदा ईरान के जो आज जिस ईरान को हम देखते हैं, इसके मसाइल का आगाज़ या इसकी इस वाली शक्ल का आगाज़ जो है वो तकरीबन 100 सवा 100 साल पहले होता है। बिल्कुल ठीक है। जी, बिल्कुल इस तरफ भी हम आते हैं कि ये जो अब आज का हम देखते हैं कि ईरान में बहुत सारे मसाइल हैं, उस पे बहुत सारे तनकीद भी होती है। एक तरफ जो है वो बड़ी मॉडर्न किस्म की हुकूमत भी बनती है और फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन भी आता है। तो इसकी जड़ें जो हैं, वो कहाँ पैवस्त हैं? इसकी जड़ें जी ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट जो है ना, हुँ, हुँ। मैं इसको वहाँ पिन करना चाहूँगा। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जो है वो रियलाइज़ कर लिया था किसी स्टेज पे कि जी ऑयल जब अमेरिका में तेल दरियाफ्त हुआ, हुँ, हुँ। तो उससे पहले कोयला और स्टीम की बुनियाद पे ब्रिटिश जो है वो इंडस्ट्रियल चैंपियन था। सही। और अमेरिका स्ट्रगल कर रहा था अपने मसाइल के साथ-साथ। हुँ, लेकिन हुँ। जब वहाँ तेल दरियाफ्त हुआ तो एक बड़ा वो हुआ कि जी ये ऑयल है, इसे बर्न करें, इससे हीट जनरेट होती है और उससे भी आप वो एक स्टीम का बहुत काम बड़ा ले सकते यकीनन हैं और फिर वो कंबस्चन इंजन और ये हुँ, और वो हुँ। टेक्नोलॉजी में एक और तरफ एक चैप्टर ओपन हो गया पूरे का बिल्कुल पूरा। ठीक। ब्रिटिश जो है उनको अपने इख्तियार में वो लगने शुरू हो गया कि यार अगर ऑयल की ये तेल की ताकत के साथ ये इंडस्ट्रियली स्ट्रांग हो गया तो ये यूएसए, तो आगे निकल तो ये जाएँगे। आगे निकल जाएगा, हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। हुँ।
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी तेल तलाश करें, ये हो नहीं सकता कि तेल हो ना दुनिया में कहीं, और सही। अगर एक जगह है तो और जगह भी होगा। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने, वो हैं तो चालाक ना इस मामले ये में, तो है। ऐਵੇਂ तो नहीं वो आधी दुनिया पे राज करते रहे, जी हाँ। छोटा सा एक जजीरा और पूरी दुनिया को वक्त डाले रखा है हाँ उन्होंने। जी। तो उनकी एक खास तरह का जो है ना वो चालाकी वाला माइंडसेट, वो तो वो है तो है बिल्कुल। उनका। तो उन्होंने जो हिस्ट्री में ट्रैवलर्स थे हम्म। उनके जो नोट्स या उनकी जो डायरीज थी लाइब्रेरीज में, वो खंगालनी शुरू की सही। कि ढूंढें कि कहाँ किसी ने मार्क किया हो कि जी यहाँ पे ज़मीन का रंग बदल गया। अच्छा, उस वक्त उस ज़माने में टेक्नोलॉजी तो ऐसी थी नहीं जी हाँ। कि जी आप कोई मशीनरी लगाएंगे, कोई कंप्यूटर लगाएंगे तो वो आपको बता देगा कि ज़मीन के नीचे यहाँ ऑयल है, यहाँ पानी है, यहाँ ये सब्सटेंसेस हैं। कोई इमेजरी इस तरह की, कोई अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक टेक्नोलॉजीज़ के तहत नहीं था। तो तरीका एक ही होता था तेल दरियाफ्त करने का कि आप चलते हुए जा रहे हैं तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे ज़मीन जो है ये गीली क्यों है, सही। या इसका रंग क्यों स्याह हो रहा है, या ये जो पत्थर हैं चूने के, इनकी हैयत क्यों तब्दील है बाकी। तो इसका मतलब है कि सीपेज की वजह से ऑयल चढ़ा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है। तो वहाँ पे फिर खुदाई की जाती थी और वो ऑयल वेल की शक्ल में सही निकाला सही जाता था। सही। इस तरह की ड्रिलिंग नहीं होती थी। तो उन्होंने अपनी जो पूरी दुनिया में वो जो अपने पंजे फैलाए हुए थे, उसके तहत जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर अप हो रही थी ना, जो नोट्स आते थे उनके पास, गैजेट्स और वो चीज़ें, उनको खंगालना शुरू किया कि कहाँ पे मार्क्स मिलते हैं हमें इस तरह के। सही। तो वो मार्क्स जो हैं वो अपीयर हुए इन्हीं एरियाज़ में, इराक, ईरान, जहाँ पे आज भी तेल बरामद होता है। जी हाँ जी हाँ। तो एक ब्रिटिश इन्वेस्टर जो है, जब ये मालूमात आ गई तो ब्रिटिश इन्वेस्टर ने ईरानियन गवर्नमेंट, उस वक्त इंपीरियल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, कजर्स जो हैं वो जी हाँ। यहाँ के हुक्मरान थे, सही। उनसे रब्ता किया 1901 में ठीक है। कि हम आपके यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है। और ये एक और प्राइवेट इन्वेस्टर था। प्राइवेट इन्वेस्टर था, सही। बट उतना ही प्राइवेट था जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी। ओके ओके। मतलब ब्रिटिशर्स बिल्कुल जो हैं सही। वो बड़ी लेयर्स में काम करते हैं, वो बड़े सही। सोफिस्टिकेटेड डाकू हैं। बिल्कुल सही है। तो वो जो है विलियम डार्सी ने जो डील सेट की उस वक्त के हुक्मरानों के साथ, 1901 में वो परमिशन लिया उसने। और आपको जब वो तेल दरियाफ्त हो गया तो आपको वो डील सुन के जो है वो हैरानी होगी कि आप कह रहे हैं ना कि जी ये इतना वेस्ट से जो है ये क्यों समझते हैं कि ये ज्यादती कर रहे हैं और ये अच्छे लोग नहीं हैं। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो 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 वहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उसको एक्सप्लेन करने में बड़ी हेल्प करेगा आपको। सही। आपके पास ज़मीन है, मैंने वहाँ से ऑयल निकालना है, तो हमारी डील क्या ही हो सकती है? अगर बहुत भी सादा लफ्ज़ों में उसे बयान किया जाए तो मेरे ख्याल 50-50 50-50 एट मैक्स ना। जी हाँ। जवाब वो जो डील थी वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जी जो हुक्मरान हैं उनको एक दफ़ा एक वन टाइम पेमेंट की जाएगी और उसके बाद जितना ऑयल निकलेगा उसका 16% आपको लग रहा होगा कि ब्रिटिशर्स रखेंगे और 84% ये रखेंगे। नहीं, ये उलट था। अच्छा। 84% बरतानिया लेके जाएगा उसके प्रॉफिट्स और 16% ईरान को मिलेंगे। सही। अब इस तरह की डील के बाद अगर ये बात लोगों को पता चले कि जी हमारी ज़मीन में से तेल निकाल के सारा पैसा कोई और लेके जा रहा है, तो वो क्या सोचेंगे? यकीनन वो फिर एक वो डिसकंटेंटमेंट तो पैदा होती है। वो डिसकंटेंटमेंट जो है उसकी बुनियाद तो पहले दिन ही रख लिया आपने, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया आपने लोगों को। और फिर आप लोगों को ये भी बताएं कि जी, और सिर्फ ये नहीं, फिर ये तो थी ऑयल की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम भी चल रहा था पूरा। 1906 में पहली, अच्छा मज़े की बात ये है कि ये जो रेवोल्यूशन वाला ईरान है, 1979 के रेवोल्यूशन से पहले वाला ईरान है, इससे पहले ईरान ने 3 बाकायदा कोशिशें की एक डेमोक्रेसी बनने के लिए, वे बिफोर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी बाकी दुनिया में तो दूसरी जंग अजीम के बाद जाके होश आया ना कि हाँ जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऑल टुगेदर एक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया जो आप समझा जाता है कि जी शायद दुनिया का वाहिद सोल्यूशन यही है। उससे पहले भी दुनिया चल रही थी। तो ईरान ने बादशाहत के को साथ रखते हुए उसके नीचे एक डेमोक्रेसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने की पहली कोशिश 1906 में की थी। सही। फिर उसको इन्होंने रिवाइज किया 1907 में, फिर उसे 1908 में थ्रो कर दिया गया। कजर्स जो हैं वो उनको, और वो थ्रो लोकली नहीं थ्रो किया गया। सही। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट थी 1906 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो डेमोक्रेसी लाने की कोशिश थी, उसमें इख्तियारात लोगों के इलेक्ट किए हुए मेंबरान के पास जा रहे थे, जिससे खदशा पैदा हो गया था ये जो तेल की तकसीम है इसका क्या बनेगा। कि इस तरह तो फिर लोग कहेंगे, तो लोग तो उसको उलट कर देंगे। एग्जैक्टली कि जी आप ये डील्स कैंसिल करें। वो डील को 50-60 साल की साइन करके बैठ गए थे वो। तो वही साजिशें करते थे
और डेमोक्रेसी की अटैम्प्ट को, यानी 3 दफ़ा मुख्तलिफ टाइम पीरियड में 1979 से पहले वहाँ पे अटैम्प्ट हुई ईरान में। सही हर दफ़ा वेस्ट ने सैबोटाज किया, यहाँ पे डेमोक्रेसी को आने नहीं दिया। सही आप मुसद्दिक की जो है एक मिसाल ले लें, आप 1906 के कॉन्स्टिट्यूशन की 1908 में थ्रो करना देख लें। इट वाज ऑलवेज यूएसए और यूके, कभी सीआईए, कभी बिजनेसमैन, कभी विलियम डार्सी, किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी आने ही नहीं दी गई ताकि एक्सप्लॉइट किया जाए। जब सही। आप नीयत में खोट रख के कोई चीज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर लोग उसके बारे में डिसाइसिव हो जाते हैं कि बिल्कुल यार ऐसे आप ही। अच्छे लोग नहीं हैं। सही। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। पिछली सदी के आगाज़ में उन्होंने अटैम्प्ट ली, ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई है वो, और उसके बाद पहली जंग अजीम का जो हिट करना है उसमें ये ख़ित्ता महफूज रहा किसी हद तक। पहली जंग अजीम जो है वो तुर्की और उसके इर्द गिर्द, और जब सल्तनत उस्मानिया, चूँकि ये भी एक मुस्लिम रियासत थी और सारे सल्तनत उस्मानिया में खिलाफत होने की वजह से सारे किसी न किसी तौर इन्फ्लुएंस था तुर्की का सल्तनत उस्मानिया के तमाम मुस्लिम रियासतों के ऊपर। जी जी। तो जब वो भी जाता रहा तो फिर यहाँ पे एक और तरह का सेटअप क्रिएट हो गया। एक इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स के साथ एक और तरह का सेटअप क्रिएट होना शुरू बिल्कुल हुआ। ठीक। 1905 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट की बुनियाद रखी गई, और पार्लियामेंट, उसका नाम मजलिस रखा जी उन्होंने, जो बिल्कुल। आज भी वो वहाँ पे मुस्तामिल है। और हुआ उससे ये, जो हुक्मरान बादशाह थे उनके इख्तियारात कम हुए, इख्तियारात आम आदमी तक मुंतकिल हुए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सही। चुने मजलिस के और वो फैसले करें। बिल्कुल तो ठीक। ये उनके हक में नहीं था, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स के के हक में और नहीं था। फॉरेन पावर्स के, और उनके लिए ठीक नहीं था, लेकिन दे गेव इट अ ट्राई एट लीस्ट। सही। तो 1906 से 1911 तक ना 5 साल ये चलता रहा, उसमें रिवीजन भी हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें और हुई, लेकिन लेटर ऑन उसको, उस अटेम्प्ट को सैबोटाज करने में कामयाब हो गया वेस्टर्न ब्लॉक। सही। वो कजर्स जो हैं वो उसी तरह उसको ऑपरेट करते रहे, लेकिन कजर डायनेस्टी की फौज में एक फौजी अफसर जिसका नाम रज़ा शाह पहलवी था, वो कजर्स को थ्रो आउट कर देते हैं और हुकूमत पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक, कू हो जाता है। कू हो जाता है, और उस कू के नतीजे में रज़ा शाह पहलवी जो है वो इख्तियार उनके पास चला जाता है सही। पूरी रियासत का। वो मुल्क को चलाना, वो शाह ऑफ ईरान बन शाह जाते ऑफ ईरान के तौर पे अपनी जो है वो पहलवी डायनेस्टी कह लें उसको, हैं। उसकी जी जी। बुनियाद वो रख देते हैं। कजर्स को उस पिक्चर में से निकाल दिया जाता है। सही। तो रज़ा शाह पहलवी एज किंग ऑफ ईरान उसको किंगशिप के तहत लेके चलना शुरू करते हैं। तो कजर डायनेस्टी जो है उसका अख्तिताम होता है 1925 में, जब रज़ा शाह पहलवी कू के ज़रिए पावर में आके उनको फेंक देते हैं और ख़ुद शाह ईरान के तौर पे इंस्टॉल हो जाते हैं। इंस्टॉल हो जाते हैं, पावर संभाल लेते हैं, वो शाह ईरान के तौर पे मुल्क को रन करना शुरू करते हैं। 1925 से लेकर के ये सिलसिला फिर अगले 15-16 साल जारी रहता है। 1941 में एंग्लो रशियन, नॉर्थ से रशिया इन्वेड करता है, साउथ से जो है वो एलाइड फोर्सेस वो दाखिल होती हैं, और उस वक्त तो रशियन भी एलाइड फोर्सेस का हिस्सा था। तो एलाइड फोर्सेस दोनों तरफ से जब उस पर हमलावर होती हैं, ईरान में दाखिल हो के कंट्रोल संभालती हैं, तो रज़ा शाह पहलवी को फोर्स किया जाता है कि उसको एब्डिकेट करके उसका बेटा जो है उसको और शायद बिठाया इसकी जाए। भी वजह ये थी कि रज़ा शाह पहलवी जो थे वो शायद वेस्ट के साथ उतने अलाइंड नहीं थे, तो ये वेस्ट का ख्याल था कि उनका बेटा जो है वो ज़रा मॉडर्न जी, जी, आउटलुक बिल्कुल। के साथ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अगेन देखें, उनका इंटरेस्ट था कजर्स के साथ, उन्होंने 1906 के कॉन्स्टिट्यूशन को नल एंड वाइड करवा के कजर्स को बिठाए रखा। बिल्कुल ठीक। उनका इंटरेस्ट था रज़ा शाह पहलवी के साथ, उन्होंने कू करवाया। वो कू वैसे बैठे-बैठे अंदर से नहीं हुआ। जी बिल्कुल। उसके लिए माहौल बनाया गया, जो-जो चीज़ें की गईं, वो पूरी कोशिश साथ में लगी हुई थी, और पीछे पावर वही थी, ऑयल की पावर और रीजन में ताकत हासिल करना। जी। और इस रीजन का आगे चल कर के आपको अंदाज़ा होगा, जो रज़ा शाह पहलवी के साहबजादे हैं, मोहम्मद रज़ा पहलवी के ज़माने में, कि ये एरिया कितना इम्पॉर्टेंट हो गया था, वो भी अंदाज़ा होगा हम जब उस पर बात करेंगे। तो उनको जब ये लगा कि रज़ा शाह पहलवी जो है वो उस तरह से वेस्ट के साथ अलाइंड नहीं है, उतने मॉडर्न नहीं है, या उस तरह से हमारी ज़रूरत के मुताबिक एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको बेटे से ही थ्रो आउट करवा दिया, एब्डिकेट करवा के बेटे को शाह के तौर पे इंस्टॉल कर दिया 1941 में। अच्छा, अब मज़ेदार बात ये है कि 1941 में मोहम्मद रज़ा पहलवी इख्तियार में आके बैठते हैं शाह ईरान के तौर पे। तो देखें लोग जो हैं वो कितने, कैसी सिविलाइजेशन या किस तरह के लोग हैं कि स्टिल दे गो फॉर अनदर अटेम्प्ट ऑन डेमोक्रेसी। अच्छा। हाँ जी, दोबारा फिर ये कोशिश की गई। 1951 में मोहम्मद मुसद्दिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इलेक्ट हुए। सही। और वो एक नेशन वाइड इलेक्शन के बाद जब इलेक्ट होके आते हैं, तो उन्होंने जो पहला शानदार काम किया वो ये किया कि उन्होंने
इरानियन ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया। ओहो, हाँ जी, सही। उन्होंने कहा कि नहीं, ये यहाँ के लोगों का हक है, इस तरह नहीं खाया जा सकता कि जी आप जो वो चाहे तो फिर जितना वेस्ट चाहे को उड़ाओ। बिल्कुल भी पसंद नहीं आए होंगे। एग्जैक्टली, उसी वजह से 1953 में उनको थ्रो कर दिया गया, ठीक है। और थ्रो करके दोबारा मोहम्मद रज़ा पहलवी को ज़्यादा बाइख्तियार तरीके से वो कहा गया कि जी आप बैठें। सही। और मज़े की बात यह है कि मोहम्मद मुसद्दिक वाज अ वेरी शार्प गाय। हम्म, जब पहली दफ़ा कू की जो जो अटेम्प्ट थी जिसमें उसको थ्रो किया गया, उससे पहले एक और अटेम्प्ट भी ली थी। CIA वाज द बैकबोन ऑफ दैट होल प्लान। अच्छा। हुआ ये ना कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप को तो मार पड़ी, एलाइड फोर्सेस को बहुत ज़्यादा, को महफूज रहा तो वो USA था। अमेरिका वाज फार अवे। ठीक है ना, वो एक सिर्फ पर्ल हार्बर के वाक़े के अलावा तो उस तरह कोई नहीं मिलता ना कि जो बहुत बड़ा को इंसिडेंट हुआ, वो भी जापानीज के यहाँ कॉन्सेप्ट है मर जाने का, और वो समझते हैं कि जी हम, लेकिन पर्ल हार्बर के अलावा तो कोई बहुत बड़ा अटैक USA पे तो उस तरह हुआ नहीं, क्योंकि वो दूर ही इतना था। लेकिन USA ने बॉम्बर्स और वो सारे कर करके अटैक पूरा, तो जितनी फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मार यूरोप को पड़ चुकी थी, उसके बाद नया चौधरी जो इलाके का खिते का निकल के आया वो USA था, और रशिया किसी हद तक साथ में सेकंड पावर के तौर पे, क्योंकि वो भी दूर और डिस्टेंट होने की वजह से हिटलर उस तरह से वहाँ नुकसान नहीं पहुंचा, नुकसान वहाँ भी बहुत हुआ था यूरोप के साथ जुड़े हुए होने की वजह से। तो वो अमेरिका जो है वो 1950 से 51 तक ये तय कर चुका था कि अब दुनिया में इजारादारी मेरी होगी। तो CIA वाज सो एक्टिव, और वो डिफरेंट ऑपरेशंस हो रहे थे। ये देखें ना, उसी सिलसिले की कड़ी है ये कि जी हमने ईस्ट में किस तरह से इख्तियारात बनाने हैं। यहाँ मोहम्मद मुसद्दिक को थ्रो किया जा रहा है, मोहम्मद रज़ा पहलवी को इख्तियार दिया जा रहा है। थोड़े अरसे बाद 10 साल के अंदर अंदर ही वो वियतनाम में पंजे गाड़ते हैं, वहाँ पे फौजें उतार देते हैं कि हमने चाइना पे भी ध्यान रखना है, हमने जापान और इस तरफ पूरे इस खिते को भी। तो वो सिर्फ वो कर रहे थे कि पूरी दुनिया पे ना चारों तरफ एक साइड पे हम बैठे हुए हैं, बाकी जो दुनिया का जो मेजर पोर्शन है वहाँ एशिया में सब कॉन्टिनेंट की दोनों साइडों पे, यहाँ पे अपनी अपनी हम वो इजारादारी जो से कायम अपना करें, इन्फ्लुएंस क्रिएट करें। तो उस इन्फ्लुएंस के तहत जब 1951 में डेमोक्रेसी स्टोर करने की कोशिश करता है ईरान, तो 1953 में CIA साजिश करके उसे थ्रो कर देते हैं। और पहली साजिश में तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि मोहम्मद मुसद्दिक को गिरफ्तार करने के लिए जो फौजी साहिबान जिनको तैयार किया था CIA ने, वो गिरफ्तार करने के लिए आए। उन्होंने आगे मुसद्दिक को कहा कि जी आप अंडर अरेस्ट हैं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं, आप अंडर अरेस्ट हैं। और जो बेलें लगी हुई थी ना घर की बाड़ उस महल की, उसके पीछे से और फौजी निकल आए जिन्होंने उनको पीछे से घेरा हुआ था। तो वो ही वाज अ शार्प गाय। उसने इस चीज ये भी यानी एक अटेम्प्ट उसने नाकाम भी की थी, लेकिन फिर दूसरी अटेम्प्ट में CIA केम विक्टोरियस और मुसद्दिक को थ्रो कर दिया गया और मोहम्मद रज़ा पहलवी। प्रॉब्लम जो असल में था वो ये नहीं था, वो तो डेमोक्रेसी गई, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गया, जो नेशनलाइज्ड ऑयल की वो थे प्लान्स वो गए, उन्होंने मोहम्मद रज़ा पहलवी को बाइख्तियार किया और गेस्टापो के लेवल की पुलिस स्टेट क्रिएट की ईरान के अंदर। सही। वो जो है ना कि ईरानी लोग आज इस तरह से क्यों सोचते हैं, ये सारी चीजें उनकी मेमोरी में हैं। सवाक नामी जो पुलिस का निज़ाम था ईरान के अंदर, सीक्रेट पुलिस का और ऑपरेटिंग पुलिस का, और लोगों को उठाया जा रहा है, लोग गायब हो रहे हैं, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल पुलिस स्टेट्स इन द हिस्ट्री। सही। वो लोगों की मेमोरी से वो चीजें नहीं जाती। वो फिर जो है वो अब चूंकि वक्त हमारे करीब है तो हम तारीख में अब सुनते रहते हैं बहुत सारी चीजें, वो फिर ऑपरेट होना शुरू हुआ, उन्होंने ऑपरेट होना शुरू किया उन्होंने। और फिर जो है वो 1963 में तो वाइट रेवोल्यूशन कि जी वेस्टर्नाइज होने का, कॉबॉय हैट्स और म्यूजिक में क्या और फनून लतीफ़ा में क्या और कपड़ों में क्या, डांस क्लब्स, बार्स और कल्चर जो है वो वेस्ट का, अमेरिकन, नॉट जनरली यूरोपियन वेस्ट, अमेरिकन। अमेरिका वो जो तस्वीरें आजकल भी सोशल मीडिया पे बड़ी आम होती हैं कि पहले देखिए ईरान ऐसा था, वो ईरान जो है वो मोहम्मद रज़ा पहलवी ने 1953 से लेके 1979 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें खासतौर पे 1963 से ऑनवर्ड उसका जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। और अब एक कल्चर है, वो एक मुस्लिम रियासत है, वहाँ का एक तारीखी बैकग्राउंड है, वहाँ का एक वेदर है, एक एनवायरनमेंट है, एक हिस्ट्री है। आप उस पर ज़बरदस्ती एक वेस्टर्न कंट्री का जो है कल्चर सिर्फ इसलिए इंजेक्ट किए जा रहे हैं कि जी आपको बहुत पसंद है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सप्रेशन। फिर आपने एक पुलिस स्टेट है और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन फिर जस्टिफाइड नहीं है, टॉप टू बॉटम उस तरह से वो नहीं है, ग्रास रूट्स तक नहीं आ रही, वो ऊपर ही ऊपर वो अपने अपने
और मोनार्की है जनरली, तो Yeah. जब बादशाह सलामत जो कह देंगे वो ठीक है। तो दैट वाज, ये बड़ी वजूहात बनी कि ईरानी जो हैं वो फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, हम ये नहीं चलने देंगे। वो देखें बार 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 किस तरह वो अटेम्प्ट्स लेते रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, सिस्टम्स को एक, ये नहीं हुआ कि जी बस बैठ गए हैं ठंडे होकर चुप करके बैठ गए हैं। वो जागे हुए लोग और वो समझते हैं कि जी हमें फाइट करना चाहिए अपने हुकूक के लिए, और वो फिर सिलसिला जो है हमारे सामने So they have always been a vibrant society. यस दे वर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 1979 में फिर इनकलाब आता है और मोहम्मद रज़ा पहलवी को भी थ्रू आउट कर दिया जाता है। लेकिन जवाद साहब बात बड़ी संजीदा है, लेकिन मैं कहे बगैर रह नहीं सकता। थ्रू आउट क्या किया, हजरत अपना जहाज खुद उड़ा के लेके गए थे। अच्छा, वो पायलट भी थे। नहीं पायलट भी थे, लेकिन थ्रू आउट तो ये ना कि आप, मैं बादशाह होने का ये फायदा तो होता है ना कि आपके पास भागने के लिए जहाज भी होता है, आप अपना जहाज उड़ा के जा भी सकते हैं बिल्कुल और खुद सही। भी उड़ा सकते हैं अगर आपको, आप मुल्क पूरे के बादशाह रहे हो तो सही, सही। ठीक है। वो 79 में रेवोल्यूशन के नतीजे में सेल्फ एग्जाइल में चले गए कि जी मैं अगर यहाँ सही। रहा तो मारा जाऊंगा, और ये अच्छा मोहम्मद रजा पहलवी के ज़माने में ये ज़रूर हुआ कि जी वेस्टर्न कल्चर भी आया, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, और जो है वो एजुकेशन का सिस्टम जो है उसे वेस्ट के साथ अलाइन करने की भी पूरी कोशिश की गई। सही। उस सिलसिले में देखें कोर्स क्या पढ़ाया जाएगा ये तो एक और चीज़ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एजुकेशन का बिल्कुल ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपैंड हुआ। सही। फिर डिफरेंट तरह के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स हैं जिनमें यही जो अभी आप बात कर रहे थे कि डांस क्लब्स भी खुल रहे हैं ये और वो। तो वो जो एक वाइब्रेंट सोसाइटी है, जो मुस्लिम सोसाइटी भी है, वो ये सोचते हैं कि यार ये कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ये बाकी सब कुछ क्या है, ये किस रैपिंग में, किस पैकिंग में दे रहे हैं हमें, हम खुद एक बड़ी रोशन ही तारीख वाली एक कौम है और ये क्या हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो शाह का वो जो वाइट रेवोल्यूशन और वो जो एक पूरी कोशिश थी ना वेस्टर्न बैक्ड, अथॉरिटेरियन थी वो बहुत ज़्यादा। सही। एक तो ये कि उसमें वो था कि किसी से मशवरा नहीं होता था, पूछा नहीं जाता था, डिस्कस नहीं किया जाता, बताया जाता था, बस ये कर दें, माँ बदौलत को जो लगा वो कर दिया। सही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सप्रेशन क्रिएट करता है। अब लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा दबे हुए थे, फिर जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, हर किसी को जो है वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज हासिल नहीं थी। राइप फॉर रेवोल्यूशन। बिल्कुल वो राइप था रेवोल्यूशन के लिए। फिर आप पुलिस स्टेट हैं, सवाक जो है वो सीक्रेट पुलिस के जरिए कोई पता नहीं कौन किसको उठा के कब ले गया और कैसे वो कर रहा है, ये अगेन एक और बड़ी वजह है कि लोग अपराइज करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक और बड़ी चीज़ जिसने फिलोसॉफिकली लोगों को इम्पैक्ट किया वो ये था कि जी हमें गुलाम बनाया जा चुका है, हम गुलाम बन चुके हैं वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न तर्ज जिंदगी के फोर्स। मतलब हम खुद ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, हमें ट्रांसफॉर्म हमें करवाया जबरदस्ती करवाया जा रहा है बड़ी तेजी से। तो उसने फिर वो जो एक ये वाली थॉट थी, इस सारे कुछ नहीं, ये बिल्कुल वो राइप फॉर रेवोल्यूशन वाली बात है कि सब पकने के बाद फिर एकदम जब फटता है तो फिर 1979 का रेवोल्यूशन जो है वो सामने आता है। बिल्कुल ठीक। तो 79 का रेवोल्यूशन हो गया, इस्लामिक स्टेट जो है उसका क़याम भी अमल में आ गया। उसके बाद ईरान जो है वो अपनी आउटलुक कैसी बनाता है? उस वक़्त का ईरान फिर वो इट वाज़ पिटेड अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज़, वो कैसे हुआ? अच्छा, आपको रेवोल्यूशन के जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है, उसको बड़े तरीके से हम किसी एपिसोड में करेंगे। जी, जी। पूरे के पूरे ईरानियन रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं सिर्फ उसमें ऐड कर दूं आपको कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी था 1979 में मोहम्मद रज़ा पहलवी, यानी ठीक इस जब ये रेवोल्यूशन ट्रिगर हो रहा था तो ईरान के अंदर यूएस एम्बेसी में क्या हो रहा था। यूएस एम्बेसी के अंदर डॉलर्स प्रिंट करने की मशीनें लगी हुई थी, जो यूएसए के बाद पूरी दुनिया में कहीं और अगर थी तो वो तेहरान में थी। सही। वो डॉलर्स प्रिंट करके क्या किया जाता था, वो डॉलर्स प्रिंट करके फाइनेंस किया जाता था फॉर ईस्ट एशिया, चाइना और वियतनाम, बर्मा तक उनको यूज किया जाता था उन पैसों को। और यूज कौन करता था? CIA अपने ऑपरेशंस के लिए। सही। आप अंदाजा लगाएं कि जी प्रिंटिंग की मशीनें, कोई मुल्क अपनी करेंसी छापने के लिए किसी दूसरे मुल्क के अंदर प्रिंटिंग मशीन रखेगा तो वो क्यों रखेगा? एक तो ये कि ये कॉन्फिडेंस कि ये हमारी ही है ये रियासत भी, बिल्कुल सही। और दूसरा ये कि जी हम क्यों इतना ट्रैवल का खर्चा डालें, बस यहाँ से छापें और आगे भेजी जाएं पैसे। CIA को ये इख्तियार तक था कि वो $20 बिल्स छापी जाएं और बांटें लोगों में, सही। और अपने मर्जी के नताइज हासिल करें। जिस तरह भी कहीं कोई साजिश करनी है, किसी को खरीदना है, किसी को रिश्वत देनी है, कोवर्ट ऑपरेशंस जो भी उनके चल रहे थे, तो ये चल रहा था यूएसए के एम्बेसी के अंदर।
और जब रेवोल्यूशन ट्रिगर होता है तो वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे वो जो दस्तावेजात थी जिनमें सबूत थे चाइना के अंदर ऑपरेशंस के, बर्मा के अंदर, वियतनाम के अंदर, इंडोनेशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान, उन डॉक्यूमेंट्स को बर्न किया जा रहा था, श्रेडर्स में डाला जा रहा था। सही। और जो ईरानी स्टूडेंट्स जिन्होंने यूएसए के एम्बेसी पे कब्जा किया था और एक बहुत बड़ा इशू भी बना था, वो भी ये डॉक्यूमेंट्स ही सेव करने के लिए वो चाहते थे कि ये श्रेड ना करें, और उससे पहले हम ये पकड़े डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया को बताएं कि अमेरिका यहाँ बैठ के क्या कर रहा था, हमारे शाह ने इनको कितना इख्तियार दिया हुआ था। सही। यानी लोग अपने तौर पे इतने अवेयर्ड जरूर थे कि उन्हें पता था कि ये मिसयूज किया जा रहा है हमारी लैंड को। तो लोग उस वक्त माहौल से इतने अवेयर जरूर थे कि उन्हें पता था कि यूएस एम्बेसी के अंदर क्या हो रहा है। और वो जो तालिब तुलबात थे, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कब्जा किया यूएस एम्बेसी पे, वो भी यही साबित करना चाहते पूरी दुनिया को ये डॉक्यूमेंट्स जो श्रेड कर रहे हैं, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स, श्रेडेड डॉक्यूमेंट्स रिकवर करके स्कूल के बच्चों को पजल सॉल्विंग पे लगा के वो डॉक्यूमेंट्स जोड़े। अच्छा, वो हम बात करेंगे जब हम ईरानियन रेवोल्यूशन पे बात करेंगे सही। कि कितने इंटरेस्टिंग और मजेदार लोग हैं वो। उन्होंने देखा कि ये डॉक्यूमेंट श्रेडेड जो है अब इनको कैसे जोड़ा जाए, तो यानी वर्चुअली उन्होंने ये कहा होगा कि बच्चों आप लोगों को पजल्स पसंद है, ओके फाइन, ये जो स्टैक है ना इसमें से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं हमने जोड़ जोड़ के, एंड द किड्स डिड इट। वो डॉक्यूमेंट रिकवर किए गए, उन डॉक्यूमेंट्स की फिर जो है वो पूरी दुनिया को दिखाया गया कि ये हो रहा था, देखें आपके मुल्क में। और दूसरा जो मसला था ना अमेरिका को डॉक्यूमेंट श्रेड करने का, एक तो ये प्रूफ ना रहे, दूसरा ये मसला था कि उनके अंदर मालूमात थी कि किस मुल्क में कौन सा कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है, कौन सा सीक्रेट एजेंट कहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो वो मालूमात सारी सरफेस हो जाती, उनका बना बनाया पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद हुआ। सही। तो वो फिर दोनों तरफ से वो जो है उनको वो भी फिर गुस्सा निकालना कहीं ना कहीं तो होता है ना कि जी आपने बना बनाया सिस्टम हमारा बर्बाद कर दिया। तो वो फिर इसको बड़ा इशू बनाया गया कि जी तालिब इल्म जो हैं, तुलबा जो हैं, इन्होंने वो कैप्चर कर लिया और यरगमाल बना लिया वगैरह वगैरह। वो हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। बाहर क्या बात ये है कि पीपल वर अवेयर कि वहाँ क्या चल रहा था, और दे फेल्ट इग्नोर्ड, दे फेल्ट इंसल्टेड, दे फेल्ट मार्जिनलाइज्ड कि यार ये हमारे साथ ज्यादती है कि किसी और मुल्क का ही हम खेल खेली जा रहे हैं पूरी दुनिया में। हमारी अपनी शनाख्त है, हमारा अपना मजहब है, हमारी अपनी रिवायात हैं, ये क्या है जो। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी होकर रेवोल्यूशन जो है वो उसमें आ गया। और अमेरिका से नफरत की एक वजह ये भी थी कि वो मोनार्की को सपोर्ट किए जा रहा है बाहर बैठ के, अपने इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है, सेल्फिशनेस का मुजाहरा किए जा रहा है। तो वो ये तय हुआ कि जी इस सारे ये जो ईवल का नेक्सस है ये शाह और यूएसए की मिली भगत है। बिल्कुल ये हमारे हुकूक मार रहे हैं, ये हमें हमारा पैसा हम पे नहीं लग रहा, हमारी लैंड जो है वो यूज़ की जा रही दूसरों के अगेंस्ट। और उसके नतीजे में फिर जो है रूहुल्लाह खुमैनी एज लीडर अपीयर हुए और उन्होंने उस रेवोल्यूशन के नतीजे में फिर वहाँ पे एक पूरा इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक रेवोल्यूशन, मतलब वो जो हम बिल्कुल वो साइरस द ग्रेट और वो कहाँ सारी जो जहाँ जहाँ से हम हिस्ट्री से गुजरे हैं, जहाँ वो जो हम सेल्फ अवेयरनेस है पर्शिया के लोगों की, वही सेल्फ अवेयरनेस इस वक्त उनको वेस्ट के खिलाफ खड़ा करती है। देखें आप कितने मुल्क हैं दुनिया में कि जो इतनी पाबंदियों में, जो इतनी सख्तियों में इंडिजिनसली सब कुछ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो कि जी उन्होंने वक्त डाल दिया पूरे वेस्ट को, अमेरिका और इसराइल को, सिर्फ अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी से। ठीक है नहीं है उनके पास उतनी स्ट्रांग एयरफोर्स, लेकिन उन्होंने जो अपना सोचा, वो जो है ना भेड़ चाल के चक्कर में कि जी हम ये भी बनाएं, उससे भी खरीद लो, उससे भी खरीद लो, नहीं, उन्होंने अपनी कैलकुलेशन निकाली कि हमें क्या चीज़ें सूट करती हैं। हम अग्रेसर तो हैं ही नहीं, हमने डिफेंस पे खेलना है, हमारी टेरिटरी इस तरह की है, हमारा इलाका खिता ऐसा है, हमें किस किस से खतरा हो सकता है, वो सारी कैलकुलेशन निकाली उन्होंने और उसके मुताबिक उन्होंने प्रिपरेशन की। तो कितनी दुनिया में कितने और मुल्क हैं जो इस तरह इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं, और कितने नहीं मिलती जी, और कितने मुस्लिम मुल्क हैं। हमें तो बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जी ये उनकी हिम्मत है कि वो इतने प्रेशर के बावजूद, इतनी सारी पाबंदियों के बावजूद, दे नॉट ओनली सर्वाइव्ड 46 ईयर, 46 साल हो गए हैं, हर तरह की पाबंदियां उन पे लगाएंगी, हर तरह का इल्ज़ाम उन पे लगाया गया। तो वो जो डेप्थ है ना तारीख, अपनी हिस्ट्री, गोल्डन टाइम पीरियड, ये वो सारे को जहन में रख के वो मूव करते हैं। तो इसका मतलब है अभी भी अच्छा, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि दुनिया में और कोई कौम ऐसी नहीं है। मुश्किल वक्त पे हम भी बड़ा बिहेव करते हैं कुछ और तरह से डिफरेंटली, लेकिन उन पे तो मुश्किल वक्त चला जा रहा ना, मुसलसल लंबा है। हम पे तो कभी आएगा तो पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, या आया जब ये 2025 में तो साबित किया पूरी कौम ने कि किस तरह इकट्ठे हैं। तो वो तो उस कांस्टेंट प्रेशर के अंदर से गुजर रहे हैं। तो वो आपकी बात ठीक है कि 6000 साल की तारीख को लेकर के वो उन्होंने कुछ जो लर्निंग्स, फाइंडिंग्स हैं उनको अप्लाई भी करते हैं वो।
तो उसके ये हुआ कि जी 79 के रेवोल्यूशन में फिर मोनार्की ख़त्म हो गई सही और इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पे ईरान पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो फिर इस्लामिक रिपब्लिक के सही तौर पे उसको इंट्रोड्यूस किया। जो रूहुल्लाह खुमैनी थे वो सुप्रीम लीडर के तौर पे और उनके नीचे फिर एक प्रेसिडेंट हैं, फिर पूरी मजलिस है, वज़रा हैं, हर चीज़ है और लोग इलेक्ट करते हैं उनको। वो जो नीचे से ऊपर तक का सिस्टम था ना जिसमें एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया हुआ था, वो कवर किया उन्होंने सही और एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के नीचे उसको अप्लाई किया और वो एक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पे सामने आया लोगों के, जो कि डेमोक्रेटिक भी है और जो जो उनकी डेमोक्रेटिक भी है और इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ भी चलती है। जिस तरह हम पाकिस्तान में यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल सही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के तौर पे बिल्कुल सही दुनिया के नक्शे पे उभरे और वो उन्होंने अपना वो काम किया। ठीक है कि वो बहुत सी चीज़ों में कटे हुए, बहुत सारी चीज़ों में समझा जाता है कि उन पे पाबंदियाँ लगाई हैं या अंदर पाबंदियाँ हैं जी, इस चीज़ का हक नहीं, उस चीज़ का हक नहीं। लेकिन ये फैसला करना उस रियासत का, उस कैबिनेट का, उस पार्लियामेंट का अपना है। हम कोई नहीं होते ये कमेंट करने वाले कि भाई ईरान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जिस तरह हम ये इजाज़त नहीं देते ना जी हमें पाकिस्तान पे कमेंट, ये हमारा मसला है। हम अपनी असेंबली में, सेनेट में हम बैठ के क्या तय करते हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव का काम है। तो बिल्कुल ये सही उन्होंने अगर एक इलेक्टोरल स्ट्रक्चर खड़ा किया है और इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ खड़ा किया है, तो ये उनका फ़ैसला है भाई वो किस तरह तालीम देना चाहते हैं, क्या कोई पहनेगा, क्या कोई क्या उसका तरीक़ाकार होगा, ये फ़ैसला ये तय करना उनका काम है। अच्छा तो ये सारी हिस्ट्री को सामने रखते हुए और जो करंट सिचुएशन है ईरान की इसको भी अगर मद्देनज़र रखें तो आपको क्या लगता है कि हाउ विल ईरान प्रिवेल? ईरान विल प्रिवेल, सबसे पहली बात तो ये है। हुँ, अ, अभी कुछ दिन ही गुज़रे हैं जंग के और आप देख लें कि कॉस्ट ऑफ वॉर और चीज़ों को किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं, किस तरह और किस हौसले का मुज़ाहरा कर रहे हैं। सैल्यूट है उनको भाई। सही। जो अहम तरीन बात है जो मेरा ख़्याल है कि वेस्टर्न ब्लॉक ख़ास तौर पे इज़राइल ने सबको घेर-घार के डाल दिया इस सारी कहानी हुँ, के हुँ। अंदर। ये खुद शायद उस जंग में नहीं उतरना चाहता था यूएस, जिस इज़राइल ने तरह ट्रैप कर इज़राइल ने दिया ट्रैप इनको। किया उनको हुँ, और वो ट्रैप और डेडली होता चला जाएगा। मैं आपको कुछ वजूहात देता हूँ कि अमेरिका क्यों नहीं ईरान पे कब्ज़ा कर सकता या ईरान को उस तरह से सबमिट करवा सकता या ईरान पे जो है वो अपनी मर्ज़ी के उनसे रिज़ल्ट्स और वो नहीं ले सकता। ईरान कभी भी वो नहीं करेगा। हुँ, हुँ। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो तारीख़ी बैकग्राउंड है उसका कि वो उस तरह से वो जी नहीं हाँ, करते, सरेंडर बिल्कुल। नहीं करते। वो हमने देख लिया वो सारी वो उसकी सारी तारीख बात में। की। फिर टेरेन की एक सपोर्ट है उनको बहुत बड़ी। सही, वो एक आप मैप पे उनको देखें तो वो पहाड़ी और सहराई इलाका इस तरह का है कि वो एक फ़ोर्ट्रेस है। सही। उसके ऊपर ग्राउंड फ़ोर्सेस उतार के वही होगा जो रशिया के साथ अफ़गानिस्तान में हुआ था। हुँ, वो अमेरिका के साथ ईरान में होगा। दूसरा, लोगों में वो तो ऑलरेडी पाबंदियों में वक़्त गुज़ार रहे थे। हुँ। उनको तो परवाह ही नहीं है इस बात की कि बाकी दुनिया क्या सोचती है। या इंडिजिनस सो दे हैव डेवलपमेंट नथिंग पे टू काम दे हैव लूज़। नथिंग टू लूज़ हुँ, सीरियसली। सही बात। प्लस उन्होंने ये देखा वो अमेरिका पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं कि हुँ, जी ये हो जाएगा। उनको जो अंदाज़ा है ना कि जी यहाँ से अंदर से कोऑपराइज़िंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, हुँ, वो हो जाएगा। पीपल डोंट ट्रस्ट यूएस एट ऑल। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने इराक में देखा है कि क्या किया था 2003 में अमेरिका ने, क्या-क्या बिल्कुल। प्रॉमिस करके आए थे, क्या-क्या वो टर्मिनोलॉजीज़ थी, कितने फैंसी वर्ड्स थे, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट या और फिर जो कुछ वहाँ हुआ वो सब ने देखा। जी हाँ, तो सही। आप बताएँ ना कि आपके नेक्स्ट डोर नेबर के साथ कोई बंदा जो सलूक कर रहा है, वो आपको कहेगा नहीं, 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 नहीं यार वो मैं तेरे साथ ठीक रहूँगा तो आप इतने बेवकूफ़ नहीं है ईरान। बिल्कुल ऐसा दे ही हैव है। सीन इट राइट इन द नेक्स्ट डोर। इराक हुँ, बिल्कुल उनके साथ है, उसके साथ 8 साल जंग वो भी लड़ चुके जी थे। हाँ, बिल्कुल। उस वक़्त पूरी दुनिया इराक के पीछे खड़ी थी। जी हाँ, जब इन्होंने 1980 से 1988 तक उनसे जंग लड़ी। जी हाँ। उस जंग के बारे में भी बहरहाल लोगों का ख़्याल यही था कि ये हफ़्ते 2 की कहानी है। हुँ, 8 साल ईरान जो है वो इराक के सामने खड़ा रहा था। हुँ, तो वो ख़ैर नहीं होनी चाहिए थी, मुसलमानों को आपस में उस तरह से नहीं झगड़ना चाहिए बट इट हैपेंड। तो अब भी जो इराक में हुआ, जो अमेरिका ने किया वो देखा है ईरानियों ने, तो वो उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी तौर पे। बिल्कुल ठीक है। फिर ईरानी मुसलमान हैं, हुँ, शहादत के जज्बे से सरशार हैं, शहीद होना उनसे वो लोग जो जीने को तरजीह देते हैं, हुँ। उनसे लड़ने आए हैं, जो शहीद होके ज़िंदा होना चाहते हैं। हमारे तो ईमान का हिस्सा है। और इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, और फिर कुर्बानी वाला जो हम सब जो हैं वो हुसैनी हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल, को के मानने वाले हैं कि उन्होंने जिस तरह हक़ का साथ दिया और बातिल के खिलाफ खड़े हुए, तो मुस्लिम होना जो है वो उसको भी शायद वो किसी तौर मिसकैलकुलेट कर गए कि जी ये सबमिट कर जाएँगे। फिर जो तो सरेंडर का लफ्ज़ उनकी डिक्शनरी नहीं, में नहीं है। उस तरह नहीं है कि सही, वो सरेंडर इस तरह नहीं करेंगे किसी भी फॉरेन पावर के इन्वेड करने में। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी है।
आपने देखना ये होता है जंग लड़ते हुए कि भाई मैंने कितनी फौज के साथ किससे लड़ना है। तो वो जब जितनी भी फौज लेके उतरेंगे आप आगे, तो पूरा ईरान यकजा होकर लड़ेगा। वो कभी भी इस तरह नहीं हुआ उन्होंने कहा भाई फौज लड़े, हमने नहीं लड़ना। आपने देखा नहीं मई 2025 में पाकिस्तान में क्या हुआ। इंडिया ने थोड़ी सी शरारत की तो पूरा मुल्क ऐसे था जैसे सारे के सारे 25 करोड़ के 25 करोड़ ही फौजी हैं, हम ड्रोन खुद गिरा लेते। तो ये ही एटीट्यूड है मुस्लिम इस खित्ते के लोग, उनका ये एटीट्यूड है। तो अमेरिका कितनी फौजें उतारेगा, कितना बारूद गिराएगा। तो एटीट्यूड वाइज जो है वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। इतना आसान नहीं है उनको वो ट्रैप करना या वो गिराना। और वो इन्वेडर तो वो है ही नहीं, वो तो सिर्फ टारगेटेड चीज़ें वो कर रहे हैं। वेस्ट को इस वॉर की कॉस्ट ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गई है। बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए मेंटेन करना। और मुझे ये लगना शुरू हो गया अभी से ही कि वो फेस सेविंग के चक्कर में पड़ गए हैं बहुत जल्द। अभी से ही उनको ये पता चल गया बस निकलना कैसे है। तो इजराइल ने ट्रैप कर लिया उनको, ईरानी नहीं झुकने वाले उस तरह से। और दूसरी बात यह है कि वो ये समझते हैं कि ये जो इजराइल और यूएसए का नेक्सस है ना, ये जो कुशनर फैमिली ने ट्रैप करवा लिया है नेतन्याहू के कहने पे। कुशनर जो है वो दामाद है ट्रंप साहब का, और वो यहूदी हैं। जैरेड कुशनर इवांका का जो हस्बैंड है वो यहूदी हैं। और वो कितने यहूदी हैं कि नेतन्याहू जब यूएसए जाता है तो उनके घर ठहरता है। सही। इवन एक दफा तो वो जेराड के बेडरूम में भी ठहरे हुए हैं भाई साहब। जेराड साहब बेसमेंट में सोए थे। इतना उनका उसके फादर का और उसका आपस में रिलेशनशिप है। तो नेतन्याहू ने जो है वो इवांका और जेराड के जरिए ट्रंप साहब को घसीट घसाट के इस जंग में डाल लिया है। अंदर भी बहुत ज्यादा मुखालफत हो रही है अब यूएसए के अंदर भी मुखालफत है। तो ईरानी ये समझते हैं कि ये जो नेक्सस है ना इनका, ये ईवल है और इस ईवल से हमें फाइट करना चाहिए। बिल्कुल सही। और वो फाइट करेंगे, वो फाइट कर रहे हैं। और जंगें जीतने के लिए ना 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मतलब मैं वो वॉर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ा है तारीख को और अंडरस्टैंड किया उसमें, अभी तक मेरा ये ख्याल है कि उनमें से वेस्टर्न ब्लॉक, यूएसए, इजराइल वगैरह में से अभी तक वो भी क्लियर नहीं है शायद कि वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है। और जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है तो आप उसको इख्तिताम तक कैसे पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही बात। कि क्या अचीव करने के बाद हम रुक जाएंगे, उनको नहीं पता। दूसरा, उनको तारुफ नहीं है इस टेरेन का। ये सारा माउंटेनियस एरिया है और कहाँ से रॉकेट आएगा, कहाँ से मिसाइल आएगा, दे डोंट नो। अभी भी यही हो रहा है, उनको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सैटेलाइट इमेजरी, इतनी बड़ी वॉर मशीन और टेक्नोलॉजी और 4-4 मिलियन डॉलर के मिसाइल्स, और वो एक ड्रोन से उन्होंने उनको खज्जल किया हुआ है। तो वो मेरा ये है, हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला सबको जो है वो महफूज रखे, मुसलमान भाइयों को हमारे जो है वो स्ट्रेंथ दे इस मुश्किल वक्त से गुजरने की। बहुत सारी शहादतें हो रही हैं, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे मारे गए। तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन जो उनका एटीट्यूड है, जो तारीख बताती है, वो ये बताती है कि ये लोहे के चने हैं, ना उनसे निगले जाएंगे ना उनसे उगले जाएंगे, और चबाए तो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ईरान के करंट सिनेरियो को समझने के लिए ईरान की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर ईरान की हिस्ट्री आपकी इस बात पे किसी ने कान धर लिया होता ना पहले, जी हाँ, तो इसराइल या अमेरिका ये गलती न करते। एक फ्रांसीसी फिलोसोफर गुजरे हैं, जॉन पॉल सार्त्रे। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि अ मैन ऑलवेज हैज़ अ चॉइस, द लीस्ट ही कैन से इज़ नो। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।